गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास दोस्तों। पिछली क्लास में एक थ्योरी बेस अकाउंटिंग का कवर करने के बाद, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस कवर करने के बाद अब चलते हैं दोस्तों एक और प्रैक्टिकल टॉपिक पे, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। ये नाम तो सुना होगा दोस्तों। चैप्टर के नाम में चार चीजें हैं: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट्स। पहले फोकस करेंगे एक्सपेंडिचर साइड पे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या ये नाम पहले कभी सुना हुआ है दोस्तों? एवरीवन, कोई बताना चाहेगा क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो अपने वर्ड्स में? एनीवन? ओके, परफेक्ट। ओके, ये आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जब आप केन्स थ्योरी या ऐसा कुछ, नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, ऐसा कुछ। परफेक्ट। और अकाउंटिंग में भी कभी पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर? एनीवन? नहीं? शाबाश मेरे बच्चे, जिसके बेनिफिट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिले, आगे आने वाले पीरियड में मिले। ओके दोस्तों, तो चैप्टर के नाम में जो चार शब्द हैं उसमें से पहले दो शब्दों को पकड़ते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोनों में एक शब्द कॉमन है, विच इज एक्सपेंडिचर। तो दोनों ही एक्सपेंडिचर है, यानी कंपनी इज एक्सपेंडिंग आउट समथिंग, कंपनी कुछ खर्चा कर रही है। अगर वो खर्चा इस तरह का हो कि उससे लॉन्ग टर्म वाले एंड्योरिंग बेनिफिट जनरेट हो। एंड्योरिंग वर्ड बना है ड्यूरेबल से, यानी जो लॉन्ग टर्म वाले बेनिफिट्स दे। अगर ऐसा कोई खर्चा इस साल किया जाए, दैट खर्चा इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर मैं कोई मशीन खरीदता हूं, क्या उस मशीन के बेनिफिट्स मुझे सिर्फ इसी साल मिलेंगे या आने वाले सालों में भी मिलेंगे? मिलेंगे दोस्तों। मशीन इज अ फिक्स एसेट फॉर मी। उस एसेट को खरीदने के लिए आपने खर्चा किया है, लेकिन वो एसेट आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देगा, एंड्योरिंग बेनिफिट्स देगा। तो जो मशीन पे आपने खर्चा किया है, दैट्स टर्म्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। राइट एवरीवन? मैं अपने ऑफिस के लिए एक बिल्डिंग बनवा रहा हूं। बिल्डिंग बनवाने में जो मैं खर्चे कर रहा हूं, क्या उसके मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों? दिस बिल्डिंग इज ऑल्सो अ फिक्स एसेट फॉर मी। द बिल्डिंग इज गोइंग टू प्रोवाइड मी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। उसकी कंस्ट्रक्शन पे जो मैं खर्चे कर रहा हूं, ऑल दोज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहला जो मैंने एग्जांपल लिया मशीन खरीदने का, फिक्स एसेट खरीदा गया, वो एक्सपेंडिचर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरा एग्जांपल जो मैंने लिया, एक एसेट हमने कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्शन पे जो फिक्स एसेट के खर्चा किया वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कोई भी खर्चा जिससे एक नया फिक्स एसेट क्रिएट हो या नए फिक्स एसेट अक्वायर हो, वो खर्चा कहलाता है एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। राइट दोस्तों? एवरीवन, इसमें एक तीसरा विंग भी जोड़ूंगा थोड़ी देर तक बाद, लेकिन आई होप कुछ आइडिया लग गया। फिक्स एसेट को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, ऑल दोज आर टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि उनके बेनिफिट हमें मिलेंगे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे। जय माता दी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जो डे टू डे ऑपरेशंस में खर्चे किए जाते हैं, जिनका बेनिफिट सिर्फ इसी पीरियड में मिलना है, लॉन्ग टर्म में नहीं मिलना है, ऑल दोस खर्चास आर टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मेरे एम्प्लॉय ने मुझे इस पीरियड में सर्विस दी, मैं उसे सैलरी पे कर रहा हूं। तो जो सैलरी का खर्चा है, क्या उसके बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलने हैं या इसी पीरियड में मिले? तो दैट खर्चा इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लैंडलॉर्ड से मैंने प्रॉपर्टी किराए पे ली हुई है, लैंडलॉर्ड को मैं रेंट पे करता हूं उस प्रॉपर्टी का, दैट रेंटल फॉर मी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या फ्यूचर में भी इसके बेनिफिट्स मिलने हैं या जो इस पीरियड में बेनिफिट मिले उसका खर्चा आप बुक कर रहे हो? दैट खर्चा इज टर्म्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इज दैट ओके एवरीवन? तो गुड्स जो आप खरीदते हैं बेचने के लिए, वो गुड्स जो आपने खरीदे वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब खर्चे दे आर ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनके बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म तक नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक करंट पीरियड में मिल रहे हैं। ऑल दोज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यार, एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर है, हम ये सेग्रीगेशन क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर वी सेग्रीगेटिंग बिटवीन व्हाट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ये करने का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कोई बता सकता है दोस्तों? एब्सोल्युटली राइट। इनमें से कौन सा खर्चा पीएनएल में जाता है बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गोस टू पीएनएल अकाउंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर गोस टू बैलेंस शीट। ऐसा क्यों दोस्तों? व्हाई इज दैट सो? सॉरी बेटा।
ओके, बट अकाउंटिंग का कौन सा प्रिंसिपल इस बात को गवर्न कर रहा है? आपने पिछला चैप्टर, सॉरी नहीं, पीरियोडिसिटी से अराइज होने वाला एक कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्यों मैचिंग कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था? मैच योर एक्सपेंसेस विद योर रेवेन्यूज रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ऐसा ही था दोस्तों। अगर सैलरी का बेनिफिट सिर्फ इसी पीरियड में मिला है तो सैलरी का खर्चा भी इसी पीरियड में आना चाहिए। लेकिन जो मशीन आपने खरीदी है, क्या उसका बेनिफिट सिर्फ इसी पीरियड में मिलेगा या आने वाले कुछ सालों में भी मिलेगा? अगर आने वाले सालों में भी मिलेगा तो क्या सारा खर्चा इस साल बुक कर दूं या ओवर अ पीरियड स्प्रेड कर दूं? दैट्स व्हाई वी चार्ज डेप्रिसिएशन। तो फिक्स एसेट को हम एक ही साल में पीएल में नहीं डालते हैं, बिकॉज उसका बेनिफिट मुझे ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मिलना है। आप देखिए, मैंने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी या मैंने 1 लाख रुपए सैलरी पे करी अपने एम्प्लॉय को, दोनों में मेरी जेब से क्या जा रहा है? 1 लाख रुपए। बट क्या दोनों के खर्चों के नेचर में फर्क है? सैलरी का खर्चा मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिस साल इंकर हुआ उसी साल के पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ कर दूंगा। इट इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट माय बैलेंस शीट, इट्स गोइंग टू इंपैक्ट माय पीएनएल। बट व्हेन इट कम्स टू मशीनरी, मशीन की अगर यूजफुल लाइफ 5 साल है तो मशीन का सारा खर्चा मैं इस साल नहीं डालूंगा। मशीन के बेनिफिट्स मुझे अगर 5 साल में मिल रहे हैं तो खर्चा भी 5 साल में आना चाहिए। तो पहले तो मशीन खरीदते ही जाने वाली है बैलेंस शीट में, वो सीधा मेरी बैलेंस शीट को इंपैक्ट करेगी। एंड यही कारण है जिस वजह से हम इन खर्चों में सेग्रीगेट कर रहे हैं बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इज दैट ओके एवरीवन? क्या थीम समझ आती है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं, एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए एनी एक्सपेंडिचर विच इज डन फॉर मेकिंग द एसेट रेडी फॉर यूज, वो सारे खर्चे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाते हैं। यानी मैंने कोई मशीन खरीदी, उसको लाने का फ्रेट, क्या वो भी मशीन की कॉस्ट का पार्ट है? अगर है तो वो भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैंने जो मशीन खरीदी है उसे अपने यहां इंस्टॉल करवा रहा हूं, इंस्टॉलेशन के जो खर्चे पे कर रहा हूं, क्या वो भी मशीन की कॉस्ट का पार्ट है? ऑल दोज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीन को इंस्टॉल कराने के लिए एक साइट प्रिपरेशन करवाई है। साइट प्रिपरेशन का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए जो मशीन आई है वो जमीन पे नहीं रखी जा सकती, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनवाना है। क्या वो प्लेटफॉर्म बनाना भी इस मशीन के लिए जरूरी है? वो सब खर्चे भी मशीन की कॉस्ट में ही जुड़ जाएंगे, बिकॉज एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए वो जरूरी है। एंड ऑल दोज आर टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके अलावा दोस्तों, मशीन को इंस्टॉल कर दिया, बट पहले उसका ट्रायल रन किया जाएगा। ट्रायल रन का मतलब होता है टेस्ट रन किया जाना, कि जो इंस्टॉलेशन भी हुई है वो सही हुई या नहीं हुई। क्या वो ट्रायल रन भी इस एसेट को रेडी यूज बनाने के लिए जरूरी है दोस्तों? जब तक ट्रायल रन सक्सेसफुल नहीं हो जाता तब तक एसेट रेडी नहीं माना जाएगा। अगर वो एसेट ऐसा है जिसको प्लग इन प्ले नहीं कर सकते, ट्रायल रन के बिना वो एसेट रेडी नहीं माना जाएगा, तो ट्रायल रन के खर्चे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर एक लाइन में कह दूं दोस्तों, कोई भी खर्चा जो एक नए फिक्स एसेट को अक्वायर करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए किया जाता है, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई भी खर्चा जो इस एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए किया जाता है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो बात मैंने करी दोस्तों, इसी बात को कॉमन पार्लेंस में लेते हैं। कॉमन पार्लेंस मतलब लेमैन वाली भाषा में बात करके देखते हैं। अभी तो हम अकाउंटिंग वाले दायरे में बात कर रहे हैं, अब अपनी नॉर्मल लाइफ में आप लोग जो करते हैं उस बात को करते हैं। दोस्त मान लीजिए बच्चा एक गाड़ी खरीदने गया है, और नई गाड़ी शोरूम में खरीदने गया है। गाड़ी है 10 लाख रुपए की, और गाड़ी के साथ उसका नंबर प्लेट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के चार्जेस, पहली बार इंश्योरेंस कराने के चार्जेस, रोड टैक्स वगैरह सब कुछ मिला के 1 लाख रुपए का खर्चा और हुआ। गाड़ी कितने की थी वैसे? 10 लाख। 1 लाख का खर्चा ऊपर से और हुआ, और बच्चा शोरूम से बाहर निकला नई गाड़ी लेके, और बाहर निकलते ही बच्चे का दोस्त मिल गया, और दोस्त ने मिलते ही मुबारकबाद दी, नई गाड़ी मुबारक हो। और एक ट्रू इंडियन की तरह अगला सवाल क्या होगा? कितने की पड़ी? हमें कोई मतलब हो या ना हो, लेकिन अगला सवाल हम जरूर पूछते हैं, कितने की पड़ी? तो बेटा क्या जवाब दोगे? 11। 10 क्यों नहीं? क्या हम कॉमन लाइफ में भी यही कहते हैं दोस्तों, मुझे गाड़ी 10 की नहीं, मुझे गाड़ी 11 की पड़ी, 11 लाख। वो 1 लाख का खर्चा भी उस एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए खर्चा था। राइट एवरीवन? चलिए, अब बच्चा 1 महीने तक गाड़ी चलाता है, गाड़ी में पेट्रोल भरता है, थोड़ी बहुत मेंटेनेंस भी होती है, कभी गाड़ी पंचर हो गई तो वो खर्चे भी होते हैं। 10,000 रुपए का खर्चा 1 महीने में कर दिया। ठीक है, 1 महीने बाद एक और दोस्त मिल गया है, उस दोस्त ने गाड़ी पहली बार देखी और हाथ मिलाते ही मुबारकबाद दी, मुबारक हो यार, नई गाड़ी कब ली? तो 1 महीने पहले। और अगला सवाल, कितने की पड़ी? 11। 11 10 नहीं, इट्स नॉट 11 लाख 10,000,
वो जो 10,000 रुपए हैं वो एसेट को रेडी टू यूज बनाने के खर्चे नहीं थे दोस्तों, एसेट ऑलरेडी रेडी फॉर यूज हो गया था। ये 10,000 खर्चे उसे रन करने के, ऑपरेट करने के खर्चे थे। वो सब खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। आप लोग भी उसकी कॉस्ट में नहीं जोड़ते। कोई भी नहीं कहता कि 11 लाख 10,000 की पड़ी, आप हमेशा कहते 11 लाख रुपए की गाड़ी पड़ी है। क्या ऐसा ही होता दोस्तों? एक साल भर आपने गाड़ी चलाई फॉर 1 ईयर, एक साल में आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए का पेट्रोल गाड़ी में भरवाया है, 1 लाख रुपीज, और साल के एंड पे गाड़ी की सर्विस भी करानी है। एक साल में सर्विस करानी मैंडेटरी होती है, तो मान लीजिए आपने एक साल का सर्विस कराई, उस पे 20,000 रुपया खर्चा हो गया, 20,000। एक साल बाद आपका एक और दोस्त मिल गया, उसने गाड़ी पहली बार देखी आपके पास, उसने कहा यार पहले तो कोई और गाड़ी थी, ये नई ली, मुबारक हो। कब ली? एक साल पहले। कितने की पड़ी? क्या जवाब देगा बेटा? क्या बात कर रहे हो, 1 लाख का खर्चा किया पेट्रोल पे, 20,000 का सर्विस पे, वो सब नहीं जोड़ोगे इसके अंदर? नहीं जोड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि एसेट को रेडी टू यूज बनाने तक के जितने खर्चे होते हैं, ऑल ऑफ देम आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद जो आप खर्चा कर रहे हो वो सब रनिंग के खर्चे हैं, मेंटेनेंस के खर्चे हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। क्या ये वर्ड समझ आता है जो मैंने कहा एवरीवन? ओके दोस्तों, नाउ लेट मी टेक अनदर एग्जांपल दोस्तों। मैंने ये बिल्डिंग खरीदी, आई बॉट दिस बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग थी जब मैंने ली, और मुझे इसमें ये बिल्डिंग बड़ी सस्ती मिल रही थी, मैंने ले ली। तो दिस बिल्डिंग कॉस्टेड मी 1 करोड़ रुपीज, और इस बिल्डिंग में मुझे कुछ रिपेयर के खर्चे कराने पड़े क्योंकि पुरानी बिल्डिंग थी। आई हैड टू डू सम रिपेयर्स, वाइट वॉश कराना पड़ा, नॉर्मल रिपेयर्स करानी पड़ी, कुछ ब्यूटिफिकेशन करनी पड़ी, और उस पर 10 लाख का खर्चा और हो गया। ठीक है, अब आप अगर मुझसे पूछें कि बिल्डिंग मुझे कितने की पड़ी, तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए? 1 करोड़ 10 लाख। हाँ दोस्तों, पक्का। क्यों दोस्तों? ये बिल्डिंग तो एक पुरानी बिल्डिंग नहीं थी, बट पुरानी होगी किसी और के लिए। मेरी बुक्स में तो पहली बार आ रही है दोस्तों। आई हैव बॉट एन एसेट व्हिच इज कमिंग इन माय बुक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, और इस एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए क्या वो 10 लाख के खर्चे जरूरी थे? अगर हाँ, तो इस एसेट की कॉस्ट मुझे पड़ी है 1 करोड़ 10 लाख रुपए। जल्दी बोलो, क्या बात समझ आती है दोस्तों एवरीवन? तो लेट्स ऐड वन मोर एग्जांपल दोस्तों। मैंने यही बिल्डिंग खरीदी है दोस्तों, नई नई बनवाई है, आई गॉट दिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड, या ये नई नई बिल्डिंग थी जो मैंने खरीदी है, सब कुछ किया कराया मुझे मिला 1 करोड़ रुपए, मुझे उस पर कुछ और खर्चा नहीं करना पड़ा। तो आई जस्ट मूव्ड इन, आई पेड 1 करोड़, गॉट द एसेट रजिस्टर्ड इन माय नेम एंड जस्ट मूव्ड इन टू दिस प्रॉपर्टी। मुझे ये एसेट कितने का पड़ा? 1 करोड़। एक साल के बाद मुझे बना ली। अच्छा, वो जो बचपन में हम करते हैं ना, कोई फोटो दिखे तो हम मूछे बनाना शुरू कर देते हैं, उसको बुक के पीछे हमारी फोटो दिखाई दे रही है, वो मूछे बना रहा है, इमेजिन कर रहा है मूछों में कैसे लगेंगे। मैं मूछे लगा लूंगा टेम्पररी, डोंट वरी बेटा बच्चा, ठीक है? अच्छा, अभी वापस आ जाओ एवरीवन। तो एक साल के बाद इस बिल्डिंग में आप जैसे कुछ बच्चे आए, अमित सर ने कभी डांट दिया, आपको गुस्सा हो गए, और आपको पता है ये बिल्डिंग अमित सर की है, खाना वाना खा के जो हाथ में घी लगे थे सारे दीवार पे छाप दिए। होता है ना कई बार, गुस्सा सर से ऐसे ही निकाला जाता है, खबरदार ऐसा किया तो अपना सेंटर समझ के बैठना। बट मान लो किसी ने ऐसा किया, तो कहने का मतलब एक साल भर में थोड़ा व्हाइट वॉश खराब हो गया है, तो आई गॉट द व्हाइट वॉश डन आफ्टर 1 ईयर, और व्हाइट वॉश पे 1 लाख रुपए लग गया। ठीक है, मुझे ये बिल्डिंग कितने की पड़ी? अभी भी 1 करोड़ की। बट वो जो पहले पुरानी बिल्डिंग खरीद के उस पर व्हाइट वॉश करवाया था, 10 लाख रुपए खर्चे हुए थे, रिपेयर मेंटेनेंस, वो जोड़ दिए थे आपने। क्यों जोड़ दिए थे दोस्तों? दोनों में फर्क क्या है? वो खर्चा एसेट को रेट यूज बनाने के लिए जरूरी था। ये वाला खर्चा जो अभी किया है, एसेट ऑलरेडी रेडी फॉर यूज था, बल्कि ऑलरेडी यूज हो रहा था। ये खर्चा उसको मेंटेन करने के लिए है। अगर इस बिल्डिंग की लाइफ 50 साल है, तो 50 साल तक यूज करने के लिए मुझे कुछ मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, मेंटेन करना पड़ेगा, तभी ये 50 साल चलेगा। तो ये व्हाइट वॉश से इस एसेट के बेनिफिट्स एनहांस नहीं होते हैं, जस्ट मेंटेन करने के लिए खर्चा करना है। तो जो व्हाइट वॉश मैंने 1 साल बाद कराया, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस बेटा। अच्छा, सिनेरियो चेंज करता हूं, ध्यान से सुनना दोस्तों। फिर से बोलता हूं, ये जो व्हाइट वॉश मैंने कराया, क्या इससे मेरे एग्जिस्टिंग एसेट के बेनिफिट्स बढ़ गए या मेंटेन रहे? मेंटेन रहे दोस्तों। तो दैट इज अ मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, एंड दैट्स व्हाई इसके बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक नहीं, ये उस लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, इसीलिए खर्चा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी, सिनेरियो चेंज करता हूं दोस्तों। दोस्तों मान लीजिए इस फ्लोर के ऊपर टेरेस है, और टेरेस राइट्स मेरे पास है। इस कमरे में 100 लोग बैठ सकते हैं, और मेरे पास टेरेस राइट्स हैं। मैंने ये बिल्डिंग 1 करोड़ की खरीदी है।
कुछ टाइम के बाद मैंने टेरेस पे एक कमरा और बनवा दिया है जहां 50 बच्चे और बैठ सकते हैं। कमरा बनवाने पे मेरे 20 लाख के खर्चे हुए, वो 20 लाख रुपीस कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वाई? वो एसेट तो एग्जिस्टिंग था, यूज हो रहा था। क्या उसके बेनिफिट एनहांस हो गए हैं इस खर्चे की वजह से? और क्या वो बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म तक मिलेंगे? सो दैट एक्स्ट्रा 20 लाख रुपीस खर्चा इज ऑल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जय माता दी एवरीवन। ओके, ये एसेट जो मैंने 1 करोड़ का खरीदा, इस कमरे में 100 बच्चे बैठ सकते हैं। बच्चे आ गए 110 दोस्तों। तो मैंने क्या किया, मैंने ये दीवार, इसके बाहर बालकनी है, मान लीजिए ऐसा है, इमेजिन कीजिए इस दीवार के बाद बालकनी है, मैंने ये दीवार तोड़वाई और बालकनी तक एक्सटेंड करवा दी। आई गॉट दिस रूम एक्सटेंडेड। उस एक्सटेंशन में मेरे 5 लाख के खर्चे हुए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर? अब पहले जो कमरे में 100 बच्चे बैठ सकते थे, अब इस कमरे में 110 120 बच्चे बैठ सकते हैं। तो क्या मेरे बेनिफिट्स एनहांस हो गए एग्जिस्टिंग एसेट से? अगर हो गए तो ये खर्चा मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, एंड दिस खर्चा इज आल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जय माता दी एवरीवन। तो अब अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंक्लूड करूं तो आई कैन से कोई भी खर्चा जो एक नया एसेट खरीदने के लिए इंकर किया जाए, अक्वायर करने के लिए, कोई भी खर्चा जो एक नया एसेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंकर किया जाए, कोई भी खर्चा जो एग्जिस्टिंग एसेट्स के बेनिफिट्स को एनहांस कर दे बियॉन्ड ओरिजिनली असेस्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। मैंने कुछ वर्ड्स बोले, ध्यान से गौर कीजिएगा। कोई भी खर्चा जो एग्जिस्टिंग एसेट के बेनिफिट्स को एनहांस कर दे बियॉन्ड ओरिजिनली असेस्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। ओरिजिनली इस कमरे में कितने बच्चे बैठ सकते थे? 100। अब जो मैंने खर्चा किया उसके बाद बैठ सकते हैं 120। तो क्या इस खर्चे से वो ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स एनहांस हो गए? अगर हां, तो मेरे बेनिफिट्स को एनहांस करने वाला खर्चा है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा, ये खर्चा भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एंड नेट नेट इन एसेट्स को रेडी टू यूज बनाने के लिए जितने भी खर्चे किए जाते हैं जो इनसे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं, वो सारे खर्चे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जय माता दी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए वो एक्सपेंडिचर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो जिस एसेट, जिस खर्चे का बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म तक नहीं मिलेगा, डे टू डे ऑपरेशंस में रेवेन्यू कमाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, ऑपरेशनल खर्चे किए जाते हैं या रेवेन्यू को अर्न करने के लिए खर्चे किए जाते हैं, वो सारे खर्चे कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक नहीं मिलता है। समझ आती है बात? अब पूछ ले बेटा जो पूछना है। बढ़ चलूं आगे। ओके, सो लेट्स रीड दिस आउट दोस्तों। पहला बुलेट पढ़ लीजिए। Does that make sense? Huh? Second one. On acquisition of permanent fixed assets, which are intended to be continually used in the business for the purpose of earning revenue, is called capital expenditure. ये वर्ड जो मैंने बोल्ड में डाले हैं दोस्तों, ये की वर्ड्स हैं। Hence, capital expenditure generates enduring benefits and helps in revenue generation over more than one accounting period. Enduring benefits, long term. अब देखिए, जो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, आप जिस कोर्स में एंटर हुए हैं, ये नई स्कीम है। नई स्कीम का मतलब आप लोग पहला एग्जाम देंगे सीए के नए कोर्स का। जो ओल्ड कोर्स का पैटर्न था उसके अंदर कुछ ट्रू फॉल्स आते थे। ट्रू फॉल्स के अंदर आपको रीजनिंग देनी होती थी, राइट? आपके पेपर में भी आते हैं बेटा, राइट? तो वो ट्रू फॉल्स में ऐसी स्टेटमेंट्स आती थी, एक खर्चा बता दिया और कहा गया बताइए, तो कह दिया दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ट्रू बोलिए और रीजन दीजिए। फॉल्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो फॉल्स बोलिए, उसका रीजन दीजिए। तो इसका मतलब सिर्फ ये क्लासिफाई नहीं करना कैपिटल है या रेवेन्यू है, मुझे उसका रीजन भी देना है। और रीजन देते हुए अगर कोई खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ये वर्ड्स हमेशा दिखाई देने चाहिए दोस्तों, दैट दिस एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू प्रोवाइड enduring benefits, long term benefits, and that's why this would be a capital expenditure. Right, बिल्कुल सही बात है। ओके बेटा, बच्चे का सवाल है सर, सेकंड पॉइंट में लिखा है कि रेवेन्यू कमाने के लिए एसेट होना चाहिए, लेकिन अगर मेरे ऑफिस में अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर रहा है, लैपटॉप यूज कर रहा है, अकाउंटेंट के ऑफिस में एसी लगा हुआ है, उससे कौन सा रेवेन्यू अर्न हो रहा है?
यही ना बेटा, अब इनडायरेक्टली हो रहा है। हर चीज में डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप देखिए, बिजनेस को चलाने के लिए क्या बाबू लोगों की जरूरत है? हमारी जरूरत क्यों है दोस्तों? प्रोडक्ट बनाने के लिए वर्कर काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, बेचने के लिए सेल्स टीम काम कर रही है। हमारी जरूरत क्यों है? या बिजनेस में जो सीईओ सीएफओ होते हैं, इनकी जरूरत क्यों है? बिजनेस को चलाने के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, माल बनाने से लेकर माल बेचने तक और बिजनेस को चलाते रहने के लिए हमारी जरूरत है। दैट इज ऑल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और ये सब इनडायरेक्टली रेवेन्यू कमाने के लिए जरूरत है। इनके बिना काम चलेगा नहीं। आप अगर माल बेचते हैं और अपनी जीएसटी रिटर्न नहीं भरते, क्या सरकार आपको बिजनेस करने देगी? नहीं करने देगी दोस्तों। अब जीएसटी रिटर्न कोई फैक्ट्री वर्कर नहीं भरेगा, उसके लिए हमारी जरूरत है, और अगर हमारी जरूरत है तो हमारे खर्चे भी होंगे। सो ऑल दोस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वो इनडायरेक्टली रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प करते हैं बेटा। इज दैट ओके? बढ़ चलूं आगे? ओके एवरीवन, सो फाइनली कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग क्यों आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं? बिकॉज ये पीएनएल में नहीं जाते, ये कहां जाते हैं? बैलेंस शीट की एसेट साइड। ये बैलेंस शीट की फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं एक बिजनेस की। इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर टर्म ये जो इस्तेमाल की जाती है, ये उन खर्चों के लिए एक्सपेंडिचर विच इंक्रीजेस क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मेरे पास 10 मशीनें थी, मैंने एक मशीन और खरीद ली, अब कितनी मशीनें हो गई? 11। क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट इंक्रीजेस क्वालिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट। पहले इस कमरे में, कमरा एक ही था, इस कमरे में 100 बच्चे बैठ सकते थे, अब 110 बैठ पाएंगे। क्या बेनिफिट्स एनहांस हो गए दोस्तों? रिजल्ट्स इन रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। पुराना फिक्स्ड एसेट खराब हो गया है, उसे देकर नया फिक्स्ड एसेट ला रहा हूं। क्या पुराना एसेट रिप्लेस हो गया? लेकिन जो नया एसेट आया है, क्या वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है? दैट रिप्लेसमेंट। तो अल्टीमेटली या तो कोई नया एसेट आपके नंबर्स बढ़ा देगा, या पुराने एसेट की जगह ले लेगा, या पुराने एसेट्स की बेनिफिट्स को एनहांस कर देगा। ऐसे एक्सपेंडिचर को कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जय माता दी। ये लीजिए दोस्तों, I want all of you to come to this. I want all of you to read the first example and tell me ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग, पहला वाला मैं पढ़ देता हूं, जानबूझ के वो थोड़ा कट रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कटने दो। एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग इन द एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग लिव्ड फिक्स्ड एसेट्स, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, ट्रेडमार्क। इनको अक्वायर करने में जो खर्चे हुए, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? Capital expenditure. Perfect, everyone. Expenditure resulting in extension or improvement of fixed assets. For example, amount spent on increasing the seating accommodation in the picture hall. एक सिनेमा हॉल में सीटिंग अरेंजमेंट बढ़ाने के लिए आपने कुछ मॉडिफिकेशंस करी, अब ज्यादा सीटें लग गई हैं, वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके बेटा। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द परचेज, रिसीट और इरेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, for example wages paid or expenses on the erection of plant and machinery, expenses on cartage, insurance of fixed asset। ये सब एक बार देख लो। पहले है क्या? एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। एसेट को खरीदने से जुड़े हुए खर्चे, या एसेट को रिसीव करने से जुड़े हुए खर्चे, या एसेट को इरेक्ट करने से जुड़े हुए खर्चे। इरेक्शन समझते हो दोस्तों? इंस्टॉलेशन वगैरह। रिसीट क्यों आ रहा है बेटा? एसेट को लेना लाना भी है, इंस्टॉल भी करना है। जब तक रिसीव नहीं करोगे तो इंस्टॉल कैसे होगा? तो रिसीव करने का मतलब कुछ ऐसा हो गया दोस्तों, मेरा एसेट जो आया है वो एक टेम्पो या एक ट्रॉलर में आया है, अब उसको अनलोड करना है वहां से। वो जो वर्कर जो काम कर रहा है उसे उतारने का, उसको पैसे दिए जाएंगे। वो पैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो सब खर्चे बेटा। इरेक्शन समझते हो दोस्तों? इन द सेंस, आप लोग अगर कभी मेट्रो स्टेशन पे जाएं तो मेट्रो स्टेशन पे वो बैगेज स्कैनिंग मशीन होती है, जहां पे आप अपना बैग डालते हो, स्कैन होता है। वो बैगेज स्कैनिंग मशीन बहुत हेवी होती है दोस्तों, और वो इंडिया में मेड नहीं है। ये बैगेज स्कैनिंग मशीन फॉरेन से इंपोर्ट होती है, जैसे कोरिया जैसी कंट्री से इंपोर्ट होती है। नाउ जब ये इंपोर्ट होती है तो ये नॉकडाउन कंडीशन में होती है। नॉकडाउन का मतलब इसके पुर्जे पुर्जे अलग अलग होते हैं, वो क्योंकि बहुत हेवी है, असेंबल्ड पार्ट, तो इसीलिए पार्ट पार्ट अलग अलग आते हैं सेमी नॉकडाउन या नॉकडाउन कंडीशन में। इंडिया में आके फिर इसका इंजीनियर इसे इंस्टॉल करता है, वो पुर्जों को जोड़ता है, नट बोल्ट कसता है, उसे कहते हैं इरेक्ट करना। आपका एसेट जो नॉकडाउन कंडीशन में है उसे आपने खड़ा किया। क्या वो सब खर्चे एसेट को रिड्यूस बनाने के लिए जरूरी है दोस्तों? ऑल दोज आर आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। जय माता दी। नेक्स्ट वन, मेजर रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड
एफिशिएंसी ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों दोस्तों? एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहा है यानी बेनिफिट्स इंप्रूव कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे मेरी गाड़ी में पेट्रोल इंजन लगा हुआ है। नाउ पेट्रोल इज वेरी वेरी कॉस्टली और मेरी पर किलोमीटर कॉस्ट 5 रुपीज पर किलोमीटर पड़ती है। यानी 1 किलोमीटर अगर मैं गाड़ी चलाता हूं तो मेरी कॉस्ट आती है पेट्रोल कॉस्ट 5 रुपए पर किलोमीटर। मैंने अपनी गाड़ी में सीएनजी किट लगवा दी है। सीएनजी समझते हो दोस्तों? तो आई हैव रिप्लेस्ड माय पेट्रोल इंजन विद अ सीएनजी किट। अब मेरी कॉस्ट 5 रुपए से घट कर रह गई है 2 रुपए पर किलोमीटर और ये मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। ये जो खर्चा मैंने किया है ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई है। नेक्स्ट वन, आप समझते हैं दोस्तों, आज आप लोग आज के जमाने वाले लोग हैं तो शायद ये बातें समझते हो। हार्ड डिस्क समझते हो दोस्तों? एक एसएसडी आती है। एसएसडी क्या होती है, किसी को पता है? हाँ, लैपटॉप। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। एसएसडी इज अ फास्टर डिवाइस जिसको लैपटॉप बूट करने में ज्यादा आसानी होती है और जल्दी एक्सेस कर पाता है। तो आपका लैपटॉप अगर देर से स्टार्ट होता है, एक्सेस करने में टाइम लेता है, तो आप अपना हार्ड डिस्क को रिप्लेस करा के एसएसडी लगवा लेते हो। नाउ क्या उस एसएसडी से मेरे बेनिफिट्स एनहांस होते हैं? अगर हाँ, तो वो एसएसडी भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट एवरीवन? ओके। Expenditure incurred on acquiring the right to carry on a business, for example, patent right, copyright, goodwill. Capital expenditure ये किस तरह के assets हैं दोस्तों? Intangible asset, but है तो fixed asset दोस्तों, लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स देने वाले। मैं चाहता हूं आप में से कोई मुझे समझा पाए पेटेंट राइट्स क्या होती है? एब्सोल्युटली राइट दोस्तों। सो इंडिया में देयर इज एन एक्ट कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल इज इंटेलेक्ट रिलेटेड, राइट? प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल एसेट में आपका अधिकार, उसके लिए एक एक्ट है। तो जैसा बच्चे ने कहा हमने कोई नई इन्वेंशन करी, बेटा मैंने करोड़ों रुपए लगा के रिसर्च करी और उसकी इन्वेंशन करी और ये मेरे कॉम्पिटिटर हैं, इन्होंने वो रिसर्च कॉपी कर ली। मैंने करोड़ों रुपए लगाए, कभी फेल हुआ होगा कभी सक्सेसफुल हुआ होगा, उसके बाद मैंने एक नई इन्वेंशन बनाई, इन्होंने उसे कॉपी कर लिया। सस्ता किसका प्रोडक्ट होगा? इनका। क्योंकि मैंने तो अगर रिसर्च पे करोड़ों रुपए लगाए हैं तो मैं तो अपने कस्टमर से प्रोडक्ट पे चार्ज करना शुरू कर दूंगा, रिसर्च के खर्चे भी, तो मेरा प्रोडक्ट महंगा होगा। कॉम्पिटिटर ने वो खर्चे नहीं किए, वो अपना प्रोडक्ट सस्ता बेचता है, माल किसका बिकेगा? कंपटीशन। तो अगर ऐसा होने लग जाए तो आई विल बी डिस्करेज टू डू द रिसर्च। लेकिन क्या सरकार को चाहिए रिसर्च को एनकरेज करे या डिस्करेज करे? नई नई रिसर्च होगी तो ही तो नए इनोवेशंस होंगे दोस्तों। इसीलिए सरकार पेटेंट की सुविधा प्रोवाइड करती है कि अगर आपने कोई नया इनोवेशन किया है, यू कैन गेट इट पेटेंटेड। आप पेटेंट सोसाइटी में उसके लिए अप्लाई कीजिए। अगर वो पेटेंट आपको मिल जाता है तो कोई भी उस टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को कॉपी नहीं कर सकता बिना आपकी परमिशन के, राइट? तो अगर मैंने वो इनोवेशन किया है, अब मैं ही वो प्रोडक्ट बना के बेच सकता हूं। ही कैन नॉट कॉपी दैट, राइट एवरीवन? तो क्या इस पेटेंट राइट से मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे? अगर हाँ, तो ये पेटेंट राइट मेरे लिए एक इंटेंजिबल एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कॉपीराइट क्या होती है दोस्तों? एब्सोल्युटली राइट बेटा। तो बुक्स वगैरह, कोई भी लिटरेरी वर्क जो होता है, बुक्स लिखे, इवन जो गाने लिखे जाते हैं दोस्तों, लिरिसिस्ट जो गाने लिखते हैं, सिंगर्स जो गाने गाते हैं, इन सब के भी कॉपीराइट्स होते हैं दोस्तों। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कॉपीराइटेड। आप इनको ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग ट्वेल्थ में शायद टीएस ग्रेवाल साहब की बुक से पढ़े होंगे। वो बुक के अगर फर्स्ट पेज ही आप देखें अंदर खोल के, तो उस पर लिखा होता था कुछ ऐसा, ऐसा एक सी बना होता था और उसके आगे लिखा होता था सुल्तान चंद प्राइवेट लिमिटेड या एस चांद प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका मतलब क्या था दोस्तों? बुक के ऑथर हैं टीएस ग्रेवाल साहब या उनके बेटे अब जीएस ग्रेवाल साहब। उन्होंने इस बुक को पब्लिश करने के लिए, उसकी कॉपीज बनाने के लिए अधिकार दिया हुआ है सुल्तान चंद प्राइवेट लिमिटेड को। कोई भी इनकी परमिशन के बिना उस बुक की कॉपी नहीं कर सकता, एक्सट्रैक्ट नहीं बना सकता। अगर पकड़ा जाए तो पेनल्टी लग सकती है। तो क्या ये कॉपीराइट्स जो आपने क्रिएट करी है अपने एसेट पे, क्या आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देंगे? यस। नेक्स्ट वन, गुडविल। गुडविल आप लोग समझते हैं क्या होता है वैसे गुडविल? बिल्कुल सही बात है बेटा। तो गुडविल के लिए किसी ऑथर ने बहुत सही बात बोली है दोस्तों,
Goodwill is something which is very difficult to define. It is a very valuable asset, but it's very difficult to define. Very difficult to define जब हम कहते हैं दोस्तों, इसका एक्चुअली मतलब यही हो सकता है. Goodwill is something because of which a business earns extra profits, जिसे हम सुपर प्रॉफिट्स कहते हैं. एक बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट कोई भी कमा लेता है. मैं अगर नॉर्मल से ऊपर कमा रहा हूं यानी सुपर प्रॉफिट्स कमा रहा हूं, वो कमा रहा हूं बिकॉज ऑफ माय गुडविल. इट इज द वैल्यू ऑफ माय रेपुटेशन, जिसकी वजह से पुराना कस्टमर पुरानी जगह पे ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आज मैं यहां पढ़ा रहा हूं, कल मैं कहीं और पढ़ा रहा हूं, अगर आप मेरे साथ वही आते हैं जहां मैं जाता हूं, वो मेरी गुडविल है. दैट्स माय गुडविल वेयर माय कस्टमर फॉलोज मी, राइट. अगर आप इसी जगह पे पढ़ने आते हैं, चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे कोई और पढ़ाए, वो इस जगह की गुडविल है, सेंटर की गुडविल है. तो गुडविल इज समथिंग बिकॉज ऑफ विच द ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस. राइट मेरे बच्चे, बढ़ जाऊं आगे. ओके, तो ये भी एक इंटेंजिबल एसेट है, अगेन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. यूज्ड प्रॉपर्टी दैट इज अक्वायर्ड usually requires expenditure for rehabilitating or reconditioning to restore its efficient operating state. ये क्या लिख दिया दोस्तों, किस तरह का खर्चे की बात हो रही है, जल्दी से पढ़ो. यूज्ड प्रॉपर्टी, हाँ सही बोला क्या, सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी, पुरानी प्रॉपर्टी. दैट इज अक्वायर्ड, आपने पुरानी प्रॉपर्टी खरीदी है, सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी खरीदी है. इट यूजुअली रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर फॉर रिहैबिलिटेटिंग और रिकंडीशनिंग टू रीस्टोर इट टू एफिशिएंट ऑपरेटिंग स्टेट. मैंने जो पुरानी बिल्डिंग खरीदी थी उसमें कुछ रिपेयर का खर्चा कराना पड़ा था, वो सब खर्चा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था. तो क्या ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है दोस्तों, ताकि उस एसेट को रेडी फॉर यूज बनाया जा सके. ओके, लीगल, सॉरी बेटा, बेटा अगर रेडी टू यूज बनाने के लिए है तो अभी आपने उसे अक्वायर ही किया है. जब अक्वायर किया उस पे आपको ये खर्चे करने हैं. अक्वायर, अगर आपने यूज्ड एसेट जो आप खुद यूज कर रहे हो कुछ सालों के, उस पे खर्चा किया, अनलेस वो खर्चा बेनिफिट एनहांस करते हो, मेंटेनेंस का खर्चा है. बट अभी जो आपने पुराना एसेट खरीदा है उस पे खर्चा किया, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है. राइट एवरीवन. ओके, लेट मी ऐड दिस एग्जांपल हियर. मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो एक नई गाड़ी बच्चे ने खरीदी थी, उसका एग्जांपल लिया. बच्चे ने 1 साल के बाद सर्विस पे 20,000 का खर्चा किया था. क्या हमने वो खर्चा कैपिटलाइज किया था या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू. ओके, लेट्स चेंज द एग्जांपल नाउ. दोस्त, मुझे एक गाड़ी खरीदनी है और मैंने पुरानी गाड़ी खरीदी है, सेकेंड हैंड गाड़ी, बहुत बुरी हालत में है लेकिन बहुत सस्ती मिल रही थी इसलिए मैंने खरीद ली. हाइपोथेटिकली मान लीजिए मुझे 50,000 रुपए में गाड़ी मिली, लेकिन हालत थोड़ी बुरी है. मैंने कहा कोई बात नहीं, टायर खराब है मैं टायर चेंज करा देता हूं, सीट कवर फटे हुए मैं सीट कवर करा देता हूं, थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत है वो करवा देता हूं. और ये सारे खर्चे करने में 30,000 रुपए का खर्चा ऊपर से हो गया. और अब गाड़ी यूज करने लायक हो गई है. अब मैं रोड पे निकला और मेरा दोस्त मिल गया है. सर ये गाड़ी तो पहले आपके पास नहीं थी. मैंने कहा हाँ यार अभी मिली है. कैसा, मुबारक हो. अगला सवाल, तो क्या कहूं कितने की पड़ी? 80,000. क्यों? वो सर्विस मेंटेनेंस यही सब खर्चे तो किए, लेकिन रेडी टू यूज बनाने के लिए किए. राइट, वो किसी और के लिए पहले यूजेबल थी, बट मेरे लिए तो पहली बार बुक्स में आ रही है. एंड फॉर मी टू मेक इट इनटू अ रेडी फॉर यूज एसेट, ये खर्चे करने जरूरी थे. एंड ऑल ऑफ देम आर कैपिटल एक्सपेंडिचर. बस वही एग्जांपल की हम यहां बात कर रहे थे. राइट, बढ़ा दूं आगे बेटा. नेक्स्ट वन, लीगल चार्जेस एंड स्टैंप ड्यूटी पेड ऑन एक्विजिशन ऑफ अ प्रॉपर्टी. जब आप कोई जैसे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है. क्या वो भी कॉस्ट का पार्ट है एवरीवन? तो दैट इज अगेन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. आर्किटेक्ट फीस पेड फॉर सुपरवाइजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी, कैपिटल एक्सपेंडिचर. कॉस्ट ऑफ स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट. पहले तो ये आइटम क्या है, इस आइटम को समझते हैं. ओके दोस्तों, क्रिकेट देखते हो दोस्तों? कोई है क्रिकेट, फुटबॉल या ऐसा कोई स्पोर्ट्स देखते हो? हाँ, वर्ल्ड कप हारने का छोड़ दिया, दिल पे सदमा लगा. चलो कोई बात नहीं, हम उस दौर से हैं जहां हमने 2003 वाले झटके भी देखे हैं, बट कोई बात नहीं. ओके एवरीवन, कमिंग बैक. क्रिकेट के अंदर टीम ग्राउंड पे जो खेलती है वो 11 प्लेयर होते हैं, बट कुछ प्लेयर्स बाहर बैठे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा प्लेयर. वो एक्स्ट्रा प्लेयर जो है वो सब्स्टिट्यूट करने के काम आ सकते हैं अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए. ऐसा ही होता है दोस्तों. उन प्लेयर्स को कहते हैं स्टैंड बाय प्लेयर्स, हु आर इन स्टैंड बाय. स्टैंड बाय का मतलब है वो रेडी है, जब जरूरत होगी उन्हें बुलाया जा सकता है. हम स्टैंड बाय प्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? स्टैंड बाय इक्विपमेंट. तो एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों,
मेरी फैक्ट्री है यूपी में और यूपी के बैकवर्ड एरिया में मेरी फैक्ट्री है, उस एरिया में बिजली बहुत जाती है और मेरा बिजनेस पावर इंटेंसिव है। तो अगर बिजली चली जाए और मेरे बिजनेस में कोई फैसिलिटी ना हो तो क्या मशीनें रुक जाएंगी दोस्तों? और मशीनें रुक जाएंगी तो वर्कर की बल्ले बल्ले, काम नहीं कर रहे होंगे लेकिन पैसे ले रहे होंगे, तो मेरा काम तो रुक रहा है, मुझे तो नुकसान हो रहे हैं। तो मैं इसीलिए अपने बिजनेस में एक बड़ा जनरेटर रखता हूं। बिजली ऑलमोस्ट हर दिन जाती है, बड़ा जनरेटर ऑलमोस्ट हर दिन चलता है। वो जनरेटर मेरे लिए एक फिक्स एसेट है दोस्तों, एवरीवन। लेकिन अगर किसी दिन वो भी खराब हो गया तो डेली यूज होता है, खराब हो सकता है। अगर खराब हो गया तो काम अटक जाएगा, कुछ अर्जेंट ऑर्डर्स हो तो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैंने एक छोटा जनरेटर स्टैंड बाय में रख दिया है। स्टैंड बाय, वो जनरेटर यूज नहीं होता, कब यूज होगा? अगर कभी बड़ा जनरेटर डाउन हो जाए। मेरी बात समझ आती है दोस्तों? तो दैट छोटा जनरेटर इज टर्म्ड एज अ स्टैंड बाय इक्विपमेंट। इज दैट ओके एवरीवन? मेरे ऑफिस में 10 लोग काम करते हैं और 10 के 10 लैपटॉप पे काम करते हैं, सारा काम लैपटॉप पे होता है। लेकिन मैंने अपने बिजनेस में 12 लैपटॉप रखे हुए हैं, 2 एक्स्ट्रा रखे हैं। क्यों रखे होंगे? कि अगर कभी कोई लैपटॉप खराब हो जाए तो काम ना रुके। दोस 2 लैपटॉप्स आर टर्म्ड एज स्टैंड बाय लैपटॉप्स। क्या वो रेडी फॉर यूज है? यस। लेकिन क्या यूज हो रहे हैं? द आंसर इज नो। क्या यूज हो सकते हैं? ये बिल्कुल उन सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स की तरह ही है जो बाहर बैठे हुए थे। 1 मिनट में आ रहा हूं बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरा अपना एक स्कूल है दोस्तों, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मेरा अपना एक स्कूल है और स्कूल में मेरी अपनी बसेस भी हैं जो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए जाती हैं। मुझे 5 बसेस की जरूरत है, 5 बसेस बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन मैंने अपने यहां 6 बसेस रखी हुई हैं। क्यों रखी होगी? कि अगर कोई एक बस कभी खराब हो जाए तो ऐसा ना हो, 4 बसों के बच्चे तो स्कूल में आएंगे, उनकी पढ़ाई तो होगी, एक बस के बच्चों की बल्ले बल्ले। तो हर दिन बच्चा यही सोचेगा आज मेरी बस खराब हो जाए। अगर वो काम ना हो तो उसके लिए मैंने एक बस स्टैंड बाय में रखी हुई है, एक्स्ट्रा रखी हुई है। कभी कोई बस खराब होती है तो वो 6th बस कैन बी यूज्ड। दैट बस इज टर्म्ड एज अ स्टैंड बाय इक्विपमेंट। अब मेरा आपसे एक छोटा सवाल है, सोच के आंसर दीजिएगा। वो जो बड़ा जनरेटर इस्तेमाल हो रहा था, क्या वो मेरे लिए फिक्स एसेट है? यस और नो? वो छोटा जनरेटर क्या है? वो भी फिक्स एसेट है दोस्तों, है स्टैंड बाय में, बट उसका नेचर तो फिक्स एसेट वाला है या नहीं है? तो दैट इज आल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसको खरीदने में जो मैंने खर्चा किया वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो जो 10 लैपटॉप यूज हो रहे हैं, वो 12 में से जो 10 यूज हो रहे हैं, क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? वो जो 2 लैपटॉप स्टैंड बाय में पड़े हैं वो क्या है? वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो जो 5 बसेस यूज हो रही हैं फ्लाई करने के लिए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो जो छठी बस पड़ी हुई है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो वही हम लिख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग। जय माता दी। क्या मतलब समझ आता है इनका? अब पूछ ले बेटा। हो गया? ओके, डन। नेक्स्ट वन, cost of experimenting when the same results ultimately in acquisition of a patent। अब आपने जो पेटेंट वाली बात बोली थी बेटा, अब रिलेट करके देखो क्या ये फिट होती है वहां पे? कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग when the same results ultimately in acquisition of a patent। जब हम पेटेंट के इनटैंजिबल एसेट की बात करते हैं दोस्तों, बच्चे ने कहा पेटेंट हम अपने नाम पे रजिस्टर करवा सकते हैं, यही कहा था बेटा। वो पेटेंट लेने पे पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों ज्यादा, वो पेटेंट तो कुछ हजारों में ही आ जाता है। लेकिन जिस चीज पे आप पेटेंट लेते हो, पहले आपने वो फॉर्मूला बनाया है, वो टेक्नोलॉजी बनाई है, उस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने में आपने करोड़ों के खर्चे किए हो सकते हैं। वो सब भी उस पेटेंट कॉस्ट का पार्ट बनता है। वो सिर्फ रजिस्टर कराने के हजारों रुपए खर्चे नहीं बनते हैं। असली पेटेंट की वैल्यू होती है जो उसको बनाने के लिए इन्वेंट किया है। वही बात हम कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग when the same results ultimately in acquisition of a patent। so that all becomes part of an intangible asset। ये भी खुद एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्या ये दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं दोस्तों? एवरीवन? यस बेटा। ओके, लेट मी ऐड दिस। आप सबने वो बुरा वक्त देखा है, कोविड वाला? देखा दोस्तों? जब कोविड आया था तो सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च कर रही थी। ऑल बिग एंड बिग प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, फाइजर्स एंड ऑल, ये सब कंपनीज नई वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च कर रही थी, बिकॉज नोबडी हैड अ क्लू कि ये दवाई पे इस वायरस पे क्या काम करेगा। तो क्या बहुत रिसर्च हुई होगी दोस्तों? हर फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसे अपॉर्चुनिटी की तरफ देखा और बहुत करोड़ों रुपए स्पेंड किए। लेकिन क्या हर कंपनी वैक्सीन बना पाई? द आंसर इज नो। तो बहुत सारी कंपनियों का रिसर्च का पैसा आउटपुट नहीं दे पाया। जब आउटपुट नहीं दे पाया
तो वो सारा खर्चा नुकसान है, पीएनएल में चला जाएगा। दैट इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन ही क्या था, विच विल प्रोवाइड यू एंड्योरिंग बेनिफिट्स। जब आपका बेनिफिट ही नहीं आ रहा, आप कोई चीज बना ही नहीं पाए, आपकी इन्वेंशन सक्सेसफुल नहीं हुई, तो वो सारा का सारा खर्चा पीएनएल में जाता रहेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सॉरी, ओके बेटा। बच्चे सीए इंटरमीडिएट लेवल पे आएंगे तो आपको एक एएस पढ़ाऊंगा, एएस 26। शायद ये नाम आप लोगों ने कभी सुना हो, यहां लिख देता हूं, जस्ट वन मोमेंट। एएस 26, क्या ये नाम कभी सुना है दोस्तों? इनटैंजिबल एसेट्स, एएस 26 कहां सुना पहली बार ये नाम? गुडविल में, बिल्कुल सही बात। आपने कहीं ऐसा पढ़ा था, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, ओनली परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड। ये बात इस एएस में ही लिखी थी दोस्तों, एएस 26। एएस 26 में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कशन है, पूरी चर्चा, उसकी ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, वो ये एएस गवर्न करता है। तो उसमें तो नहीं घुस पाऊंगा टेक्निकलिटीज पे, लेकिन एक छोटा सा आइडिया देता हूं, उससे सुनने की कोशिश कीजिएगा। रिसर्च वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज रिसर्च? इंफॉर्मेशन। तो इट्स लाइक अ ओरिजिनल प्लान स्टडी। आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नया एक्सपेरिमेंट, कोई नई स्टडी कर रहे हैं, किस ऑब्जेक्टिव के साथ? कि आप कोई नई नॉलेज गेन करेंगे, कोई नई इंसाइट्स गेन करेंगे। अगर कोई चीज की नॉलेज पहले से है, क्या आप उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो, या कोई नई नॉलेज गेन करने के लिए रिसर्च कर रहे हो? नई नॉलेज, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। बट नई नॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या वो कंफर्म्ड है, या अभी अंधेरे में तीर चला रहे हो? अब जब वो कोविड की वैक्सीन बनानी थी, नोबडी हैड अ क्लू वो कैसे बननी है, बट बड़ी बड़ी कंपनीज ने पुराने फॉर्मुलेशंस इस्तेमाल किए होंगे, कोई जड़ी बूटियां भी इस्तेमाल करी होंगी, कोई मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन इस्तेमाल किए होंगे, बहुत कुछ ट्राई किया होगा, क्या काम कर जाए, राइट? कईयों का नहीं किया होगा दोस्तों। तो दे वर ओनली इन द रिसर्च फेज, वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च कर रहे थे। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सोचो, डेवलप करना, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट वर्ड का मतलब होता है दैट आउट ऑफ योर रिसर्च, रिसर्च में तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे, मेरे पास 4 एरियाज थे जहां मैं रिसर्च कर रहा था एक ही चीज के लिए। कोविड की वैक्सीन के लिए मैं 4 ऑप्शंस इवैल्यूएट कर रहा था। रिसर्च करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया, चारों में से ऑप्शन नंबर 2 सीम्स टू बी द बेस्ट वन, ये काम कर सकती है, और मैंने अब उसे डेवलप करना शुरू किया। तो अब बताइए, रिसर्च तक तो आप अंधेरे पे तीर चला रहे थे, डेवलपमेंट में आते आते आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं, उसे डेवलप कर रहे हैं, विच विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन अ वैक्सीन। क्या मैं ये बात कह सकता हूं? तो रिसर्च फेज का खर्चा सीधा पीएनएल में जाता है। वहां तक आप ये नहीं कह सकते कि कोई नया इंटेंजिबल एसेट क्रिएट हो रहा है, वहां तक तो अंधेरे में तीर चल रहा है बेटा। 4 ऑप्शन में से कौन सा चलेगा पता ही नहीं है। तो एक बार एसेट की डेफिनेशन बोलोगे दोस्तों, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसेट? एसेट पूछ रहा हूं, फिक्स एसेट नहीं, सिर्फ एसेट। बिल्कुल सही बात। 2 पार्ट है दोस्तों, एनीथिंग विच विल प्रोवाइड अस बेनिफिट्स इन फ्यूचर, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, एंड दूसरा जिसपे हमारा ओनरशिप या कंट्रोल हो, यही। नाउ रिसर्च फेज में आप ये नहीं कह सकते कि उस एसेट से मुझे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे जिसपे मेरा कंट्रोल है, क्योंकि अभी तक वो चीज पिक्चर में आई नहीं है। इसीलिए रिसर्च पे जो भी आप खर्चे करते हैं, जिसका फ्यूचर नहीं पता, वो सब चीजें उठा के पीएनएल में चार्ज कर दी जाती है, राइट? अब बच्चे का एक सवाल था, सर अगर बाद में वो एक्सपेरिमेंट से एसेट बन गया तो, अगर वो बाद में सक्सेसफुल हो गया तो, जो खर्चा एक बार पीएनएल में डाल दिया वो वापस नहीं ला सकते। ऐसी बात एएस 26 बोलेगा, इंटरमीडिएट में बातें करेंगे इसके बारे में। एक बार जो खर्चा उठा के आपने पीएनएल में डाल दिया विद रिस्पेक्ट टू आरएनडी, वो आप वापस रोल बैक नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है जी? तो ये अभी आपके लेवल की बातें नहीं थी दोस्तों, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने कुछ ज्ञानवर्धन क्वेरी पूछी, इसीलिए वो बात डिस्कस कर दी। क्या कुछ समझ आता है आप लोगों को? आ जाइए आगे। नाउ मनी स्पेंट ऑन रिड्यूसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसी बात को पहले तो आइटम क्या है जरा जल्दी से पढ़िए। मनी स्पेंट ऑन रिड्यूसिंग वर्किंग कैपिटल क्या होती है दोस्तों? डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। वैसे अकाउंट्स में कभी आपने वर्किंग कैपिटल के बारे में शब्द सुना था? वर्किंग कैपिटल को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, सीए माइनस सीएल। परफेक्ट बेटा, वर्किंग कैपिटल इज सीए माइनस सीएल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है दोस्तों, क्या बिजनेस को चलाने के लिए आपको हाथ में कैश रखने की जरूरत है? यस और नो? यस, वो कैश एक करंट एसेट है।
दैट्स अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्या बिजनेस चलाने के लिए आपको स्टॉक भी रखने की जरूरत है? डे टू डे वर्किंग के लिए प्रोडक्शन करनी है, माल बेचना है, उसके लिए स्टॉक चाहिए, तो स्टॉक इज ऑल्सो करंट एसेट, पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्या आपको बैंक बैलेंस भी मेंटेन करने की जरूरत है? क्या आपको उधार देके डेटर्स भी रखने की जरूरत है? माल उधार पे क्यों बेचते हैं? अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या उसमें पैसा ब्लॉक होता है? वो सब जो करंट एसेट्स होते हैं, दे आर माई डे टू डे वर्किंग के लिए एसेट्स एंड दे आर कॉल्ड माई वर्किंग कैपिटल। तो इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। लेकिन हमने तो वर्किंग कैपिटल का मतलब पढ़ा है सीए माइनस सीएल। अब जरा सोच के बताइए, क्या इस वर्किंग कैपिटल में से कुछ हिस्सा बाहर वाले भी फाइनेंस करते हैं? फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, ये मेरे सप्लायर हैं, मैंने इनसे स्टॉक खरीदा उधार पे, आई बॉट द स्टॉक उधार पे, तो स्टॉक आ गया, स्टॉक इज अ करंट एसेट। लेकिन क्या पैसा मेरी जेब से लगा या इन्होंने फाइनेंस किया? पक्का एवरीवन? तो वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट में जो पैसा लगाया, जो बाहर वालों ने फाइनेंस नहीं किया, जिसपे अपना पैसा लगा। दैट्स व्हाई सीए माइनस सीएल। मेरी बात समझ आती है दोस्तों? करंट एसेट का कुछ हिस्सा करंट लायबिलिटीज ने फाइनेंस कर दिया, बाकी पैसा हमने खुद लगाया, दैट्स टर्म्ड एज वर्किंग कैपिटल। डे टू डे ऑपरेशन में जितना हमारा पैसा लगा। इज दैट ओके बेटा? बढ़ चलूं आगे। अब ये बताइए, मनी स्पेंट ऑन रिड्यूसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। मेरे बिजनेस में पहले मैं 1 लाख रुपए का स्टॉक मेंटेन करता था, अब मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मेरी स्टॉक की रिक्वायरमेंट 80,000 रह गई है। क्या किया होगा ऐसा दोस्तों? शाबाश मेरे बच्चे। मशीन्स पहले वेस्टेज ज्यादा करती थी, मशीन्स पहले ज्यादा वेस्टेज करती थी, इसलिए मुझे अपने पास ज्यादा स्टॉक रखना पड़ता था। अब मैंने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करी, नई मशीन लगा दी, या अपनी मशीन में कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन करी है, जिसकी वजह से अब मुझे स्टॉक कम मेंटेन करना पड़ता है। वो जो स्टॉक कम मेंटेन करना पड़ रहा है, पहले 100 किलो अब 80 किलो, क्या ये बेनिफिट लॉन्ग टर्म बेनिफिट है दोस्तों? आगे अब मुझे कम ही स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा? अगर हाँ, तो ये जो मैंने अपनी मशीन में कुछ चेंजेस किए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड कराई, या कुछ इनोवेटिव स्टेप्स लिए, क्या वो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा? तो वो खर्चा इज ऑल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। डज दैट मेक सेंस बेटा? इसी बात को लोग ऐसे भी कह सकते हैं, प्लीज यहां देखिएगा 2 मिनट के लिए। इट माइट ऑल्सो बी रिटन एज मनी स्पेंट ऑन रिड्यूसिंग वर्किंग एक्सपेंसेस। मनी स्पेंट ऑन रिड्यूसिंग वर्किंग एक्सपेंसेस हमारे इंस्टीट्यूट का ये फेवरेट एग्जाम्पल है दोस्तों। मैं चाहूंगा आप लोग अपनी अपनी बुक में से इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। ये बार बार पूछा जाता है पेपर के अंदर, मनी स्पेंट ऑन रिड्यूसिंग वर्किंग एक्सपेंसेस। खर्चा किया अपने डे टू डे वर्किंग के खर्चों को कम करने के लिए। अगर डे टू डे के खर्चे कम कर पा रहे हो किसी इनोवेशन की वजह से, किसी ऐसे स्पेंडिंग की वजह से जहां टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दी, क्या वो सब चीजें आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी? अगर देगी तो वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एक एग्जाम्पल आज के जमाने का लेते हैं। एआई सुना आप लोगों ने? एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? सो मान लीजिए दोस्तों, मेरी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पैसा इन्वेस्ट करती है, और हमने ऐसे रोबोट्स खरीद लिए हैं, जो रोबोट्स मैनुअल काम जो आज की लेबर करती है, रेकरिंग वाला, जिसमें कोई दिमाग नहीं लगता, बार बार वही प्रोसेसिंग है जिसमें कोई दिमाग का यूज नहीं है, वो वाला काम अब रोबोट्स कर रहे हैं। तो क्या मेरी वो सैलरी बचेगी उन एम्प्लॉइज की? यस और नो? और काम में गलतियां भी नहीं होंगी, बिकॉज रोबोट्स, मशीन्स, वो रूटीन काम एक जैसा ही करेंगे। इंसान गलती कर सकता है, लेकिन अगर एक ही काम मशीन को समझाया जाए तो मशीन बार बार वही काम कर रही होगी। कैसा होगा? तो क्या मेरे डे टू डे वर्किंग के खर्चे बचेंगे? तो द अमाउंट दैट आई हैव इन्वेस्टेड इन एआई, उस रोबोट को खरीदने में जो मैंने खर्चा किया है, वो खर्चा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इज दैट ओके दोस्तों? तो जरा देखिएगा, ऊपर से लेकर ए से लेकर क्या सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं? ओहो सॉरी, ऊपर एक हेडिंग थी जो मैंने छुपा ली थी आप लोगों से, सॉरी, आपका दिमाग वहां चलवाना था। अगर बता दो ना ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दिमाग यही कहता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन पेपर में बता के थोड़ा ना आएगा दोस्तों, पेपर में तो खुद सोचना है। नाउ ऑल ऑफ यू, इज दैट ओके इन कंट्रोल? चलिए आ जाइए आगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की टर्म पे ले चलिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब था, अब की बार आप चाल में फंसेंगे नहीं, क्योंकि आगे एग्जांपल जो आएंगे अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के आएंगे, ओके। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब था जो जिसके बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक नहीं मिल रहे हो। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो सिर्फ इस पीरियड का रेवेन्यू कमाने के लिए मदद कर रहा है, वो आगे वाले सालों का रेवेन्यू के लिए मदद नहीं कर रहा है।
Sorry, just one moment, everyone. Okay, everyone. So amount spent for earning or providing revenue is called revenue expenditure. जो रेवेन्यू कमाने के लिए, एक्सक्यूज मी, सो जो रेवेन्यू कमाने के लिए, रेवेन्यू देने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इन अदर वर्ड्स, दिस एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड. ये वो खर्चा है जो सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करता है, उसके बेनिफिट्स मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड्स में होंगे, लेकिन इस खर्चे के बेनिफिट सिर्फ इस अकाउंटिंग पीरियड में होंगे. Or to the revenue earned during the period, or the items of expenditure, benefits of which do not extend beyond that period. इस पीरियड के बियॉन्ड नहीं जानी. Is this okay, everyone? So लीजिए, I want all of you to read these examples now. पहला एग्जाम्पल, पढ़ लिया दोस्तों. बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में जो भी खर्चे होते हैं, माल खरीदने से लेकर, बिजनेस को चलाने से लेकर, माल को बेचने से लेकर, ये सारे खर्चे, दीज आर ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस को चलाने का खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग, माल को बनाने का खर्चा, सेलिंग प्रोडक्ट, माल को बेचने का खर्चा, ऑल दोज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. नेक्स्ट, expenses incurred to maintain the business. For example, replacements for maintaining the existing permanent assets. रुकिएगा, वर्ड्स पे गौर कीजिएगा दोस्तों. वर्ड्स क्या है? क्या रिप्लेसमेंट ऑफ परमानेंट एसेट है या रिप्लेसमेंट फॉर मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग परमानेंट एसेट है? दोनों में थोड़ा सा फर्क है दोस्तों. परमानेंट एसेट को ही रिप्लेस कर देना या कुछ ऐसी रिप्लेसमेंट करना जो परमानेंट एसेट मेंटेन रहे. फॉर एग्जाम्पल एवरीवन, नहीं, क्या आपने क्या बोला? हाँ, स्क्रू, कोई पार्ट चेंज कर दिया ऐसे. बिल्कुल सही बात, एब्सोल्युटली राइट. मैंने स्कूल सुना, स्कूल चेंज कर दिया का एग्जांपल कहां फिट हुआ, बट परफेक्ट मेरे बच्चे. लेट्स टेक दिस एग्जांपल दोस्तों. गन्ने के रस वाली मशीन देखी है आप लोगों ने? हाँ, वो गन्ने के रस वाली जो मशीन होती है दोस्तों, व्हील्स घूम रहे होते हैं और उन व्हील्स को घुमाने के लिए एक बेल्ट होती है. वो बेल्ट एक मशीन से कनेक्ट, मोटर से कनेक्टेड होती है जो उसको रोटेट कर रहा होता है. वो बेल्ट रबड़ की होती है दोस्तों. ओवर अ पीरियड घिस जाती है, फ्रिक्शन की वजह से घिस जाती है और टूट जाती है. मशीन अभी भी सही है लेकिन चल नहीं पा रही क्योंकि वो रबड़ की बेल्ट टूट गई. मशीन की लाइफ अगर 5 साल है, 5 साल में ये बार बार घिसती है, बार बार टूटती है, तो वो गन्ने के रस वाला क्या करता होगा? उस बेल्ट को रिप्लेस कर देगा. दैट बेल्ट इज कॉल्ड द worn out पार्ट ऑफ द मशीन, कंज्यूमेबल आइटम. वो पार्ट बार बार कंज्यूम हो जाएगा, यूज हो जाएगा, तो गन्ने के रस वाला उसको बार बार रिप्लेस करेगा. अब आप बताइए, वो जो रिप्लेसमेंट करी है उसने, क्या उस एसेट का रिप्लेसमेंट है या एसेट को मेंटेन रखने के लिए रिप्लेसमेंट है? और वो क्या बेनिफिट एनहांस कर रहा है या बेनिफिट्स को मेंटेन करने के लिए जरूरी है? अगर मेंटेन करने के लिए जरूरी है तो worn out पार्ट का रिप्लेसमेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डज दैट मेक सेंस एवरीवन? एग्जांपल समझ आता है सबको? पढ़िए. सो रिप्लेसमेंट्स फॉर मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग परमानेंट एसेट. पहले भी आपने रिप्लेसमेंट की बात की थी, बट वहां रिप्लेसमेंट थी रिप्लेसमेंट ऑफ परमानेंट एसेट. एसेट को ही रिप्लेस कर दिया. गन्ने की रस की मशीन निकाली, दूसरी नई मशीन ले आए. वो जो नई मशीन लाए हो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट उसका worn out पार्ट आप रिप्लेस कर रहे हो, दैट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कॉस्ट ऑफ स्टोर्स कंज्यूम्ड इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. फॉर एग्जांपल, ऑयल, कॉटन वेस्ट, मशीनरी स्पेयर्स कंज्यूम्ड एटसेट्रा. एंड अमाउंट स्पेंट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ worn out पार्ट्स ऑफ अ मशीन. ठीक है दोस्तों, अब मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है, वो इलेक्ट्रिसिटी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. हर पीरियड में इंकर होना है. मशीन को फ्रिक्शन से बचाने के लिए ल्यूब्रिकेटेड रखना जरूरी होता है, तो मशीनों पे ल्यूब्रिकेंट लगते हैं, ग्रीस लगती है, कोई ऑयल लगते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स, वो सब कंज्यूमेबल आइटम है. वो सब खर्चा भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए इंकर किया जा रहा है.
कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल, माल खरीदा बेचने के लिए, वो माल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन्हें ही तो गुड्स कहते हैं दोस्तों, जो आप खरीदते हो बेचने के लिए, गुड्स। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट जो खरीदा था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, वो बैलेंस शीट में जाता है, बट उसका हर साल का खर्चा पीएनएल में जाता है, वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस साल जितना बेनिफिट मिल गया, फॉर एग्जांपल दोस्तों, एक मशीन है 1 लाख रुपए की, उसके बेनिफिट्स 5 साल मिलेंगे। तो मशीन तो आपने पहली बार जब खरीदी बैलेंस शीट में डाल दी, लेकिन 1 साल का जो बेनिफिट मिल गया उसका खर्चा डेप्रिसिएशन, 20,000 रुपए मान लीजिए स्ट्रेट लाइन पे उठा के डालोगे पीएनएल में, तो दैट डेप्रिसिएशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बैंक से लोन लिया है, उस लोन पे जो इंटरेस्ट देते हैं, इस साल का इंटरेस्ट है, इस साल जो पैसे का फायदा उठाया, पैसा यूज किया, उस पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दैट इंटरेस्ट इज आल्सो अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई फिक्स्ड एसेट बेचने में नुकसान हुआ है, क्या वो भी हम पीएनएल में लेके जाते हैं? दैट्स अ रेवेन्यू लॉस, वो भी पीएनएल में चला जाता है दोस्तों। इज दैट ओके एवरीवन? जल्दी बोलो, बात समझ आती है तो लो। फिर अगर आपको बात समझ आती है तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखते हैं। बुक में नहीं देखिएगा, सिर्फ स्क्रीन पे ही देखना है। एक्सपेंसेस ऑन अ फॉरेन टूर टू परचेज अ मशीनरी, expenses on a foreign tour to purchase a machinery, capital or revenue? Capital. Why? मशीन को परचेज करने के लिए आप फॉरेन गए हैं, तो क्या ये मशीन खरीदने के लिए खर्चा है दोस्तों? मशीन को अक्वायर करने से जुड़ा हुआ खर्चा है। कोई एसेट अगर खरीदना हो दोस्तों, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इंडियन एयरफोर्स ने रफेल जेट खरीदे, खरीदने के लिए पहले हमारे आर्मी सॉरी एयरफोर्स वाले लोग गए होंगे फ्रांस, रफेल की फैक्ट्री देखने के लिए कि क्या ये हमारे लिए काम भी करेगा। वो जो जाने के खर्चे हैं उस एसेट को खरीदने के लिए जरूरी है, वो सब खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर एसेट को वो तो बल्कि और मिनिमल खर्चा होगा, लेकिन वो सब उस चीज के लिए जरूरी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इज दैट ओके एवरीवन? अगर यही गुड्स खरीदने के लिए गए होते तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता, राइट? बिजनेस मीटिंग के लिए गए होते तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता, लेकिन हम किसके लिए गए? एसेट खरीदने के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जरूरी है, एसेट को अक्वायर करने का खर्चा है, दैट्स व्हाई अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वन, कॉस्ट ऑफ मशीनरी परचेज, जो मशीन खरीदी उसकी लागत, कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस एंड फ्रेट ऑन मशीनरी परचेज। पहले तो ये कौन सा इंश्योरेंस है जरा सोचिए। इंश्योरेंस एंड फ्रेट मतलब एक एक इंश्योरेंस होता है कि मेरी फैक्ट्री में मशीन पड़ी है, फैक्ट्री में कोई नुकसान हो जाए उसके लिए इंश्योरेंस। ये क्या बोला इंश्योरेंस लग रहा है? नहीं, ये है ट्रांजिट इंश्योरेंस, रास्ते का इंश्योरेंस। जो मशीन आ रही है, रास्ते में कोई एक्सीडेंटल लॉस ना हो जाए उसके लिए आपने इंश्योरेंस कराया है, इसीलिए कहा इंश्योरेंस एंड फ्रेट। क्या ये एसेट को खरीदने से जुड़ा हुआ खर्चा है दोस्तों? तो ये सारा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बार मशीन आ गई आपकी फैक्ट्री में, आपने लगा दी, उसके बाद आपने उसका इंश्योरेंस कराया, वो इंश्योरेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो मेंटेन रखने का खर्चा है। ये वाला अक्वायर करने का खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्क समझ आता है दोस्तों? नेक्स्ट वन, कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड मशीनरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट को अक्वायर करने का खर्चा। वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीनरी परचेज, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस incurred on trial run before the asset is put to use, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट वन, कॉस्ट ऑफ अ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेयर ऑफ अ सेकेंड हैंड मशीनरी बिफोर पुट टू यूज, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट को रेडी करने का खर्चा है। अगले दो पे चॉकलेट है, लेकिन दोनों के आंसर सही आने चाहिए। पहला वाला, इंटरेस्ट ऑन अ टर्म लोन फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, द कमर्शियल प्रोडक्शन हैज नॉट बिगन टिल द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। पहले तो आराम से आइटम क्या है, कोई आइटम समझा सकते हो? यस बेटा, सब लोग पढ़ लीजिए। आपने पहला ट्राई किया, एक बार समझाना चाहेगा बेटा आइटम क्या है? राइट, ओके,
क्या बच्चा सही कह रहा है? एवरीवन परफेक्ट मेरे बच्चे, एब्सोल्युटली राइट। चॉकलेट का रैपर तो हो गया, अब अंदर के माल के लिए अगला पार्ट, अगला वाला देखो। इंटरेस्ट ऑन अ टर्म लोन फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, द कमर्शियल प्रोडक्शन हैज ऑलरेडी बिगन। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों? प्रोडक्शन तो स्टार्ट हो चुकी है। अब देखिए, एब्सोल्युटली राइट बेटा, अंदर का माल भी दे रहा, ठीक है, ओके। मेरे यहाँ एक चॉकलेट पॉलिसी भी है, वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, पहले एग्जांपल खत्म कर लें। एवरीवन, दोस्त, मैंने बैंक से इस दिन लोन लिया, दिस इज डेट ऑफ लोन, आई टुक अ लोन फ्रॉम दिस डेट, और मान लीजिए इस पैसे से मैंने यहीं पर एसेट परचेज भी कर लिया, आई परचेज द एसेट आल्सो ऑन दिस डेट, ठीक है। लेकिन इस एसेट को अभी रेडी फॉर यूज करना है, तो रेडी टू यूज करने में इतना टाइम लग गया, यहां जाकर एसेट रेडी फॉर यूज हुआ, ठीक है दोस्तों। सोच के आंसर दीजिएगा, बैंक का इंटरेस्ट का मीटर कब से चालू हो जाएगा? जब से लोन लिया, यानी इसी दिन से लोन का मीटर चालू, इंटरेस्ट का मीटर चालू है। बैंक इंटरेस्ट कब तक लेगा? जोर से बोल बेटा, एब्सोल्युटली राइट, बोल दे एक बार। जब तक लोन रीपे नहीं करेगा। बैंक को क्या फर्क पड़ता है मेरा एसेट रेडी फॉर यूज हुआ या नहीं हुआ? बैंक को अपने पैसे से मतलब है, जिस दिन उसने पैसा दे दिया उस दिन से इंटरेस्ट का मीटर चालू है, और जब तक मैं पैसा वापस नहीं करता तब तक इंटरेस्ट चलता रहेगा। क्या ऐसा ही होगा दोस्तों? तो एसेट रेडी फॉर यूज हो गया, लेकिन अभी तक हमने पैसा वापस नहीं किया। सोच के बताएं, ये हमारा साल का एंड है, दिस इज ईयर एंड, यहां से यहां तक भी इंटरेस्ट दिया, इसके बाद भी इंटरेस्ट दिया, अभी तक लोन नहीं रीपे किया, तो इंटरेस्ट तो चलता जा रहा है, आगे भी चलेगा। सोच के आंसर दीजिए। जो पहला पार्ट है मैं ए मार्क कर रहा हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? वाई कैपिटल एक्सपेंडिचर? बिकॉज एसेट अभी तक रेडी फॉर यूज नहीं हुआ, और ये लोन लिया किस चीज के लिए था? एसेट को खरीदने के लिए। और एक बार एसेट रेडी फॉर यूज हो गया, उसके बाद भी इंटरेस्ट चल रहा है, वो इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो एसेट ऑलरेडी रेडी फॉर यूज हो चुका है। परफेक्ट मेरे बच्चे, एब्सोल्युटली राइट। अब वो चॉकलेट पॉलिसी आए थे, वो बड़ी उम्मीदों से देख रहा है, अब तो दे दो। नहीं नहीं कोई बात नहीं। हाँ दोस्तों, मेरे यहाँ पे एक छोटी सी चॉकलेट पॉलिसी है, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पे जहां मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा चैलेंज करना चाहिए, वहां पे चॉकलेट वाली बात करता हूं। और मेरा पुराना एक्सपीरियंस ये कहता है कि बहुत सारे बच्चे वो चॉकलेट आंसर सही नहीं दे पाते हैं, इसलिए मैं ये ऑफर करता हूं, ठीक है। सीए हूं दोस्त, लॉस मेकिंग डील नहीं करता हूं, चिंता नहीं कीजिएगा। तो मेरी चॉकलेट पॉलिसी में एक, जब मैं कहता हूं कोई क्वेश्चन चॉकलेट वाला है, तो जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, क्योंकि अगर मैं सही आंसर पे चॉकलेट दूंगा तो गलत आंसर पे लूंगा भी, इसीलिए सोच समझ के जवाब देना है, ठीक है। और हम हर एक क्वेश्चन के बाद सेटलमेंट नहीं करेंगे, चॉकलेट आंसर हो गया सर लाओ, या गलत हो गया तो मैं कहूं लाओ, वो वाला काम नहीं करेंगे। तो हम अपने रजिस्टर के एंड पे आप चाहें तो एक चॉकलेट अकाउंट खोल सकते हैं, या अमित सर का अकाउंट खोल सकते हैं। जब आप लोग जीत जाए अमित सर को डेटर बना लीजिएगा, लेकिन जब आप कभी गलत जवाब दे तो क्रेडिट भी कीजिएगा, पीरियड के एंड पे सेटलमेंट कर लेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, बैड डेट उल्टा वाला हो सकता है, यहां वाला नहीं होगा, चिंता मत करो। और मेरा पुराना एक्सपीरियंस यही कहता है, नॉर्मली मेरा ही लेना बनता है, मेरी सेहत देख के तुम्हें समझ आना चाहिए ये बात, ऐसी थोड़ी ना इतनी चॉकलेटें तुमसे ही खाई हैं। चलो एनी हाउ, दैट वाज अ लाइटर नोट, बट चॉकलेट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज वाले होंगे, थोड़ा सा माइंड को अप्लाई करवाएंगे, लेकिन जल्दबाजी में आंसर नहीं दोस्तों, सोच समझ के आंसर दीजिए, मजा आएगा उन चीजों में, धीरे धीरे ये वॉल्यूम और बढ़ेगा। ले चलूं आगे? जय माता दी। क्या आप सबको 10th और 11th दोनों समझ आए दोस्तों? एक बार मैं चाहूंगा फिर से आप पिछला वाला पढ़ लें, इस पे भी इंटरेस्ट दिया टर्म लोन पे फॉर द परचेज ऑफ मशीन, लेकिन आगे वाले वर्ड्स क्रिटिकल थे, कमर्शियल प्रोडक्शन हैज नॉट बिगन टिल द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, साल के एंड तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो इस पीरियड का जितना इंटरेस्ट है वो सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगले वाले में लिखा था द कमर्शियल प्रोडक्शन हैज ऑलरेडी बिगन, तो अगर प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है उसके बाद का इंटरेस्ट है वो सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। नेक्स्ट वन, repairs of machine after the machine is put to use, revenue expenditure, pakka everyone? Next one, amount spent for replacement of worn out part of the machine, revenue expenditure. Next one, annual maintenance fee of a machine, revenue expenditure, साल के लिए है मेंटेनेंस फीस, मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर,
expenditure. Perfect. Amount spent for replacement of a petrol driven engine by CNG kits. Capital expenditure. Enduring benefits देगा, long term benefits देगा. Cost of rings and pistons of an engine changed to get fuel efficiency. कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्यों बेटा? एक इंजन, गाड़ी का जो इंजन होता है उसकी सबसे मेन चीज यही होती है, रिंग्स एंड पिस्टन्स. इंजन नॉर्मली रिपेयर नहीं करवाया जाता अनलेस वो बहुत खराब हो जाए, बहुत महंगी चीज होती है. उसके अंदर मेन चीज ही रिंग्स एंड पिस्टन्स होते हैं. अगर रिंग्स एंड पिस्टन्स आप चेंज करवाते हो तो उससे आपके बेनिफिट एनहांस हो जाते हैं. जैसा वहां लिखा, टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी, आपकी फ्यूल कॉस्ट कम हो जाएगी, बचने लग जाएगी. तो क्या ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है? अगर हाँ, तो एग्जिस्टिंग एसेट के बेनिफिट्स एनहांस कर रहा है. ये खर्चा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके. ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस फॉर द इंजन ऑफ अ मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी. कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओवरहॉलिंग समझते हो दोस्तों? ओवरहॉलिंग नहीं. ओवरहॉलिंग का मतलब होता है एक मेजर थॉरो इंस्पेक्शन. मेजर थॉरो इंस्पेक्शन मतलब पूरी चीज थरली चेक होगी कि कोई कोई कमी तो नहीं है. अगर कोई कमी है तो पार्ट चेंज किया जाएगा, लेकिन ओवरहॉलिंग में हो सकता है सब कुछ सही पाया जाए, और अगर सब कुछ सही पाया गया तो कोई पार्ट की रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट आपने ओवरहॉलिंग पे खर्चे किए तो कुछ रिप्लेसमेंट्स भी हुई होंगी जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गई. क्या इस खर्चे से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिल रहे हैं? तो ये खर्चा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर. इज दैट ओके बेटा? नेक्स्ट वन, लीगल एक्सपेंसेस टू अक्वायर अ बिल्डिंग. कैपिटल एक्सपेंडिचर. बिल्डिंग को अक्वायर करने खर्चा है. 20th पे चॉकलेट है. कैपिटल रेवेन्यू में नहीं, जो ये पॉइंट समझा दे पॉइंट क्या है उस पे ही चॉकलेट है. कैपिटल रेवेन्यू बात की बात है. सबने पढ़ लिया? यस बेटा. शाबाश मेरे बच्चे. बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, बहुत कम बच्चे ये लाइन बोल पाए, लेकिन आपने एक पेटेंट वाली बात करी, वहां पर फर्म की फैक्ट्री साइट है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपने जो बातें बोली वो परफेक्ट है. मैं चाहता हूं एक बार सब लोग देख लें दोस्तों. लीगल सूट. सूट समझते हो दोस्तों? ये सूट वो नहीं जो हम कोट सूट पहनते हैं. लीगल सूट का मतलब होता है लीगल केस. कोर्ट में जो केस जाते हैं उन्हें कहते हैं लीगल सूट्स. राइट. एक लीगल सूट में दो पार्टीज होती हैं. एक पार्टी होती है प्लेंटिफ. प्लेंटिफ वो है जो कंप्लेनेंट है, जो कोर्ट में जाके दुहाई लगा रहा है, जज साहब मेरे साथ ये निर्दयता हो गई या मेरे साथ ये नुकसान करा दिया किसी ने मुझे. प्लेंटिफ जो कंप्लेंट कर रहा है, दुहाई लगा रहा है. दूसरी पार्टी होती है दोस्तों डिफेंडेंट. डिफेंडेंट जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, मतलब प्लेंटिफ ने जिसके अगेंस्ट केस किया है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, डिफेंड करेगा. दैट पार्टी इज कॉल्ड डिफेंडेंट. ठीक है दोस्तों. लीगल एक्सपेंसेस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग समथिंग. रुक जाइएगा. हमने लीगल एक्सपेंसेस इंकर किए हैं टू डिफेंड, यानी हम कौन है यहां पे? डिफेंडेंट. तो किसी और ने हमारे ऊपर केस किया है कुछ क्लेम करते हुए, और हमने अपना वकील उतारा कोर्ट में अपने केस को डिफेंड करने के लिए. उस डिफेंड करने के जो खर्चे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं. लेकिन आगे भी पढ़ो. लीगल एक्सपेंसेस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग्स टू द. तो किसी ने कोर्ट में केस कर दिया है कि जो फैक्ट्री साइट जहां मेरी फैक्ट्री चल रही है वो जगह मेरी नहीं है, वो जगह उसकी है. तो मेरे पड़ोसी ने मेरे ऊपर केस कर दिया कि मेरी फैक्ट्री जहां चल रही है वो जगह मेरी नहीं, उसकी जगह है. मैं क्या करूंगा दोस्तों? मैंने अपना वकील उतारा कोर्ट में डिफेंड करने के लिए. सोच के जवाब दीजिएगा. ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर. रुकिएगा एक बार सब आर्ग्यू करते हैं दोस्तों, इसीलिए चॉकलेट वाला क्वेश्चन है. मेरी बन गई है वैसे. हाँ ओके. यस बेटा. बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर. चली जाएगी. ओके. परफेक्ट बेटा. अब सब लोग सुनेंगे जो बच्चे ने रीजन दिया. प्लीज दोस्तों आपको सबकी बातें सुन के आर्ग्यू करना है, क्योंकि माइंड में ये थॉट सबके आएंगे. बच्चे का सवाल है, बच्चे का जवाब है कि सर देखो, अगर हम ये केस हार गए तो हमारे यहां से फैक्ट्री साइट चली जाएगी. फैक्ट्री साइट हमारे लिए फिक्स्ड है.
हमारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कम हो जाएंगे। तो इसीलिए ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट दोस्तों। बाकी कोई आप में से रेगुलरली केस होते नहीं है, ओके, तो इरेगुलर वाली चीज है, ओके, यस। ओके, आपने कुछ बातें सही बोली, कहीं सही डायरेक्शन में थे, फिर कहीं थोड़ा जाते कंक्लूजन में थोड़ी सी इश्यू हुए, यस। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? बिल्कुल बिंदास यार, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और क्या होगा। यस बेटा। ओके, तो उसकी वजह से इट्स अ चॉकलेट बेटा तेरी बनती है, इन सबसे मैं ले लूंगा, एक तेरे को दे दूंगा, ठीक है। बट कमिंग बैक, अब ध्यान से सुनिए दोस्तों। दोस्तों, ये बिल्डिंग जो मैंने खरीदी थी, इस बिल्डिंग की लाइफ 50 साल थी। 50 ईयर्स तक ये बिल्डिंग चल सकती है। बट 50 ईयर्स का बिल्डिंग का मतलब क्या है? क्या मुझे इस 50 सालों में कोई खर्चा नहीं करना होगा इसके ऊपर? करना होगा। जैसे वो व्हाइट वॉश जो आपने हाथ छापे थे, हाँ वो सब। तो मान लो कोई छोटा मोटा अर्थक्वेक आया और कोई क्रैक्स पड़ गए, क्या वो सब कराने पड़ेंगे? सही। तो अगर मैं एसेट को मेंटेन रखूंगा, तब ये एसेट अपनी यूजफुल लाइफ तक चलेगा, मुझे 50 साल तक बेनिफिट देगा। मेरी गाड़ी की लाइफ 10 साल है, क्या 10 साल बिना किसी खर्चे के चलेगी, या खर्चे करूंगा तो चलेगी? मतलब गाड़ी को टाइम टू टाइम सर्विस कराऊंगा, मेंटेन करूंगा, तो ये गाड़ी 10 साल तक चलेगी। यही मतलब है दोस्तों। तो एसेट की यूजफुल लाइफ तक एसेट को चलाने के लिए उसे मेंटेन करने की जरूरत होती है। क्या ये बात मानते हो दोस्तों? अब एक बार वापस कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन बोलो। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था? एक ऐसा खर्चा जो नए एसेट को अक्वायर करे, फिक्स एसेट को, या कंस्ट्रक्ट करे, या एक पुराने एसेट के बेनिफिट्स को एनहांस कर दे। और इन सबको रेडी टू यूज बनाने के जितने खर्चे होते हैं वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। यही कहा था हमने दोस्तों। अब इसी क्राइटेरिया में जरा अप्लाई कीजिए। मेरी फैक्ट्री साइट, क्या मेरी बुक्स में एसेट पहले से होगी या नहीं होगी? यस और नो? अगर लैंड एंड बिल्डिंग मैं यूज कर रहा हूं, मेरी बुक्स में वो फिक्स एसेट होगा या नहीं होगा? यानी जब मैंने खरीदा था तो मैंने कैपिटलाइज कर दिया। अब किसी और ने केस कर दिया कि ये फैक्ट्री साइट अमित सर की नहीं किसी और की है, मैंने वकील उतार दिया कोर्ट में। अगर मैं ये केस जीत गया तो क्या होगा? क्या कोई नया एसेट आएगा? नहीं। क्या कोई नया एसेट कंस्ट्रक्ट होगा? नहीं। क्या पुराने एसेट के बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे? द आंसर इज नो। तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे हुआ? एसेट ऑलरेडी रेडी फॉर यूज। अब अगर मैं हार गया तो क्या होगा? मेरे यहां से ये एसेट चला जाएगा, यही तो होगा दोस्तों। लेकिन नया एसेट कहां बन रहा है? हारने या जीतने दोनों ही केस में देयर इज नो न्यू एसेट और एग्जिस्टिंग एसेट के बेनिफिट्स बीइंग एनहांस्ड। मेंटेन रह सकते हैं। आप अपने एसेट को मेंटेन रखने के लिए, एसेट मतलब जैसे इसका व्हाइट वॉश कराना जरूरी था, वैसे एसेट के टाइटल, एसेट की ओनरशिप, आपके पे केस किस बात का हुआ है? किसी ने आपका मालिकाना हक, ओनरशिप टाइटल चैलेंज किया है। उस टाइटल को मेंटेन रखने के लिए मुझे ये खर्चा करना जरूरी है। तो दिस खर्चा इज अ मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। जैसे व्हाइट वॉश करा के मेंटेन करना जरूरी था, वैसे अपने इस केस को डिफेंड करके अपना मालिकाना हक डिफेंड करना, मेंटेन करना जरूरी है। सो दिस एक्सपेंडिचर इज अ टाइटल मेंटेनेंस का खर्चा। अब पूछ ले बेटा। यस बेटा। ठीक है, ओके। कैसे? बट बट वो एसेट तो अभी मेरा ही है। हाँ, बट उस एसेट से मेरे बेनिफिट्स कहां कम हुए? वो एसेट आज भी कौन यूज कर रहा है? मैं। somebody is claiming ये एसेट मेरा नहीं, ये एसेट उसका है, यही ना? मेरे उस एसेट के बेनिफिट्स कहां कम हुए? वो फैक्ट्री आज भी मैं यूज कर रहा हूं। और हमने एक एक शब्द हमने और यूज किया था, मेरे जो ओरिजिनल बेनिफिट्स थे उसे एनहांस कर दे। क्या वो बेनिफिट्स एनहांस हो रहे हैं? वो फैक्ट्री मैं आज भी मैं यूज कर रहा था, फैक्ट्री के सारे एसेट्स मैं यूज कर रहा था, आगे भी मैं ये करता रहूंगा। तो दिस एक्सपेंडिचर इज अ मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ऑफ योर टाइटल, ओनरशिप टाइटल। यस बेटा।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, ऐसा किसने बोला कि काम नहीं हो सकता? हम्म, हो सकता है बेटा। ये कोर्ट के ऊपर होता है। जब कोर्ट कहता है स्टे ऑर्डर, स्टे का मतलब होता है कि जो चीज जैसी है वही छोड़ दीजिए। दैट इज कॉल्ड स्टे लगा देना। स्टे का मतलब होता है लीव इट एज इट इज। तो अगर कोर्ट स्टे ऑर्डर पास करते, कोर्ट स्टे ऑर्डर तभी पास करेगा जब प्लेंटिफ की दुहाई में उसे कोई मेरिट दिखाई देगी कि हाँ ये जो कह रहा है लगता है कि इसने प्रॉपर्टी हत्याई हुई है, तब कोर्ट कह सकता है कि भाई साहब काम नहीं चलेगा वहां पे। बट अदरवाइज जब तक सामने वाला ये बात प्रूव नहीं करता तब तक मुझे क्या नुकसान दिया जाए, मेरी प्रोडक्शन क्या रोकी जाए। तो कोर्ट वुड नेवर पास अ स्टे ऑर्डर टिल द टाइम कोर्ट फाइंड्स मेरिट इन द अदर केस कि सामने वाला जो कह रहा है उसमें सही दिखाई दे रहा है। तो किसी भी हालत में अगर अगर आप कहते हैं मान लो मेरी प्रोडक्शन रोक भी दी गई, मैं मान लेता हूं, तो मेरे बेनिफिट्स रुक गए। मैं उस फैक्ट्री से 1 लाख यूनिट्स बनाता था, प्रोडक्शन रुक गई कोर्ट के कहने पे। अगर मैं केस जीत गया तो वापस क्या होगा, कितना बना पाऊंगा? वापस 1 लाख। क्या बेनिफिट बढ़े या मेंटेन हुए? दोनों। आपको वो वर्ड सोचने की जरूरत है। यस बेटा। बट एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूं, सोच के आंसर देना आप। इफ somebody has filed a case against me, क्या केस फाइल करने का मतलब मैं नुकसान मान लूं? क्या किसी ने अगर केस फाइल किया, डू आई एंटिसिपेट कि मैं हार ही जाऊंगा? मैंने पिछले चैप्टर के अंदर इस बारे में बहुत सारी बातें करी दोस्तों। अगर मेरे ऊपर किसी ने केस किया है तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले जाऊंगा एक्सपर्ट के पास। एक्सपर्ट कौन है? लॉयर। आई विल आस्क द लॉयर इस केस में क्या होगा। वकील कहता है सर आप चिंता मत करो, हम 60% चांस है हम केस जीत जाएंगे, 40% चांस है कि सामने वाला बचा जाए, जीत जाए, लेकिन 60% चांस है कि हम जीतेंगे। तो आप बताइए व्हाट आर यू एंटिसिपेटिंग इन दिस केस, हारना या जीतना? अगर जीतना तो मैं इसके लिए तो प्रोविजन बनाऊंगा ही नहीं। आई विल नॉट क्रिएट अ प्रोविजन फॉर दिस। मैं लॉस तो एंटिसिपेट कर नहीं रहा, पर उल्टा कर देते हैं। मान लो आपने कहा मैं हारना हूं और वकील ने कहा ज्यादा चांस है हारने के, अमित सर हारोगे। कोई बात नहीं, अगर हारूंगा तो मैं लॉस की प्रोविजन बनाता हूं। क्या प्रोविजन बनाऊं बेटा? टेल मी, एंट्री क्या पास करोगे? नहीं, अब तो जब बात आ गई तो फिर एंट्री में भी ले चलते हैं ना। कंटेंजेंट लायबिलिटी बुक्स में नहीं होती बेटा, कंटेंजेंट बुक्स में प्रोविजन क्रिएट होती है। कंटेंजेंट लायबिलिटी पहले केस में होगी जहां आप 60% जीतने के और 40% हारने के चांस कह रहे हो, वो बुक्स के बाद डिस्क्लोज की जाती है। यहां पर अगर सिनेरियो उल्टा हो जाए, वकील कहे सर 60% चांस आप हारोगे, तो क्या मैं लॉस एंटिसिपेट कर रहा हूं? ज्यादा चांस किस चीज के हैं? हारने की। तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रोविजन बना दीजिए। तो आई क्रिएट अ प्रोविजन, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स, और मैं ये एंट्री पास करता हूं दोस्तों। I pass the entry P&L account debit to provision for legal claims. मैंने ये एंट्री पास करी, P&L में नुकसान बुक किया और एक देनदारी का प्रोविजन क्रिएट कर लिया। एसेट, वेयर इज द एसेट? इट इज स्टिल इन माय बुक्स बीइंग यूज्ड। तो अगर एसेट अभी भी मेरी बुक्स में है, अगर मैं ये केस हार गया तो एसेट चला जाएगा, मान लेता हूं ये बात। लेकिन अगर मैं जीत गया तो एसेट मेरा मेरे पास ही रहेगा। बेनिफिट बढ़ कहां रहे हैं? या तो बेनिफिट कम हो जाएंगे हारने पे, या बेनिफिट मेंटेन रहेंगे। बट इन नो केस अ न्यू एसेट कम्स इनटू पिक्चर, either through acquisition or through construction, or the benefit of existing asset enhances. In no case. So that's why this kharcha is a revenue expenditure. Does that make sense everyone? पक्का everyone? अच्छा, आप लोगों से एक लॉजिकल चीज पूछता हूं, देखें कितने लोग इस बात को जज कर पाते हैं। बेटा मैंने एक गाड़ी खरीदी और ये गाड़ी मुझे 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है। माइलेज समझते हो दोस्तों? एवरेज क्या देती है? 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलती है। मैंने इस गाड़ी को यूज करना शुरू किया और यूज करते करते इस गाड़ी की एवरेज गिरने लग गई। अब यूज करोगे तो ऑफ कोर्स कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, वियर एंड टियर होगा, और इसकी एवरेज गिर के 15 किलोमीटर पर लीटर रह गई है। मैं बड़ा परेशान हूं यार, एवरेज बहुत गिर गई है। मैं गया सर्विस कराने और सर्विस वाले इंजीनियर ने मुझसे पूछा सर कोई दिक्कत है गाड़ी में? मैंने बताया यार एवरेज गिर गई है, प्लीज देखिए। तो
गाड़ी की सर्विस कराई गई और सर्विस के बाद ये एवरेज बढ़ के 18 किलोमीटर पर लीटर हो गई। ठीक है दोस्तों, इस सर्विस में मैंने 20,000 का खर्चा किया। ये 20,000 का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू। कैसे आवाज आई? कैपिटल। ओके, हाउ मेनी फॉर रेवेन्यू? बिजनेस के लिए, इट्स फॉर ऑफिस पर्पस। ऑफिस की गाड़ी थी, 20 किलोमीटर की माइलेज देती थी, गिर के 15 रह गई, मैंने सर्विस कराई, बढ़ के 18 हो गई और इसको बढ़ाने पे 20,000 का खर्चा हुआ। हाउ मेनी फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर? हाउ मेनी वांट्स टू चेंज द डिसीजन? कोई है? बाकी लोग अनश्योर? यार जो कह दोगे सर आप। हाँ, ओके, जय माता दी, कोई बात नहीं। अब मेरा आपसे सवाल है दोस्तों, एसेट को यूज करोगे तो वेयर एंड टियर होगा या नहीं होगा? होगा। ये सर्विस क्यों कराने गए थे? बेनिफिट्स बढ़ाने के लिए, या जो बेनिफिट्स पहले कम हो गए थे उन्हें वापस मेंटेन करने के लिए? मेंटेनेंस का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? जो बेनिफिट कम हो रहे थे उन बेनिफिट्स को एनहांस करने के लिए। अगर इस दीवार पे वो हाथ घी वाले छपे हों, सोचो, और स्मेल आती हो, तो क्या आप में से कुछ लोग वहां बैठना चाहेंगे? जल्दी बोलो हाँ या ना। शायद नहीं। लेकिन इस रूम में 100 बच्चे पहले बैठ सकते थे, अब 10 बच्चे वहां बैठने से मना करते हैं, कोने में बैठने से। तो मेरे बेनिफिट्स तो कम हो गए, मैंने व्हाइट वॉश करा दिया, अब क्या हुआ? वापस 100 लोग आ गए, अब 100। हाँ, वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, बिल्कुल सही बात। अगर मैं व्हाइट वॉश कराऊं और कहूं लो 4 सीटें ऊपर भी लगा दी हैं, चढ़ के बैठो ऊपर, अगर हाँ दीवार पे, अगर ऐसा है तो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट ऐसा हुआ नहीं। जब बेनिफिट्स ओरिजिनल से एक्सपैंड नहीं हो रहे हैं तो वो क्या खर्चा सिर्फ मेंटेन करने के लिए है। बच्चे ने एक पॉइंट बहुत वैलिड बोला कि सर मान लो मैं ऐसा कोई खर्चा कर दूं कि मेरी एवरेज 20 से बढ़ के 30 हो जाए, वो जो आपने टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट करी है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो मेरे बेनिफिट्स को ओरिजिनल प्लान्ड बेनिफिट से एनहांस कर रही है। यस, यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट बेटा, 100% कर सकते हो। ठीक है, बात समझ आती है दोस्तों? बेनिफिट गिर रहा था तभी तो सर्विस। सर्विस का मतलब ही क्या होता है? जो दिक्कतें आ रही हैं उन्हें रिजॉल्व कराने जा रहे हो, और आप लोगों ने कहा था सर्विस का खर्चा रेवेन्यू होता है। तो ये मतलब मेरी एक दिक्कत क्या है? गाड़ी की एवरेज कम होना, मैं वापस करवाने गया हूं, मेंटेन करवाने, उसी के लिए तो सर्विस कराई है दोस्तों। मेंटेनेंस का खर्चा है मेंटेन करने, दैट माय बेनिफिट्स डू नॉट डिमिनिश, आई कैन रिस्टोर देम बैक। डज दैट मेक सेंस दोस्तों? वैसे ही वो लीगल टाइटल, अब वापस सोच के देखो, वो लीगल टाइटल के लिए जो डिफेंड करने के लिए केस कर रहा था, उससे क्या होगा? मेरा टाइटल मेरा रहेगा, ओनरशिप मेरी रहेगी, ना कुछ बढ़ेगा, घट सकता है अगर हार गया तो, बट कुछ बढ़ेगा नहीं। इसीलिए वो खर्चा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इज दैट ओके एवरीवन? जल्दी जल्दी बोलो हाँ या ना। ओके दोस्तों, सो ये आंसर आप पढ़ सकते हैं। दीज आर इंकर्ड टू maintain the capital asset, and that's why this kharcha is a revenue expenditure. Okay everyone, next one, amount spent on repainting an old building first time on purchase, capital expenditure. Next one, amount spent on annual repainting of buildings, revenue expenditure. दोनों में फर्क समझ आता है दोस्तों? Next one, expenses to obtain a license for starting a factory. ये एसेट को रेडी फॉर यूज के लिए जरूरी है, लेकिन अगर कोई लाइसेंस हर साल लेना पड़े तो अगला, एनुअल रिन्यूअल फी ऑफ लाइसेंस फॉर द ईयर, दैट्स अ रेवेन्यू। बट फर्स्ट टाइम फैक्ट्री को रेडी टू यूज बनाने के लिए जो खर्चा करना पड़ रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए, अमाउंट स्पेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स फॉर स्टोरिंग बिल्डिंग मटीरियल व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग। अगेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में ये पॉइंट आया है, बस सिर्फ पहले पॉइंट को समझो। पॉइंट क्या है? पढ़ लिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर एवरीवन क्या है? क्या दोस्तों खर्चा? ओके, बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर आप कई बार बड़ी बड़ी बिल्डिंग से कंस्ट्रक्शन देखो दोस्तों, तो सीमेंट वगैरह को स्टोर करने के लिए टीन की छतों वाली झोपड़ियां टाइप, हट टाइप बना देते हैं, या वर्कर्स के ठहरने के लिए भी ये सब काम किया जाता है कि वर्कर्स को आने जाने में टाइम ना लगाना पड़े, तो आप टेम्पररी हट्स बना देते हैं। क्या वो हट्स का कंस्ट्रक्शन एसेट को बनाने के लिए जरूरी है दोस्तों? और जिस दिन वो एसेट कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, हम वो हट्स डिमोलिश करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जो टेम्पररी हट्स का खर्चा है,
ये उस एसेट को रेडी करने के लिए नेसेसिटी है, एंड दैट्स व्हाई दिस खर्चा इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वन, चॉकलेट फॉर द राइट आंसर। यस बेटा, कैपिटल, कैपिटल, रेवेन्यू, कैपिटल, ओके। कोई आइटम समझाएगा दोस्तों, आइटम क्या है? यस बेटा, एक जो वर्ड आपने बोला उस वर्ड पे कायम रहना, क्या दिया है? हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी डिपॉजिट? व्हाट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट? शाबाश मेरे बच्चे, बस यही पे लेके चलना है। अपने अपने रजिस्टर का लास्ट पेज खोलिए। क्या आपने वो पानी के जार वाला एग्जांपल लिखा था दोस्तों? हाँ लिखा आया था, वापस ले आओ जरा जल्दी से। अच्छा, मैं रजिस्टर के लास्ट पेजेस पे वो एग्जांपल लिखवाता हूं दोस्तों, जो मुझे लगता है किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, कॉमन सेंस वाले हैं, और मेरे हर बैच में वो एग्जांपल लिखवाता हूं। आप लोग भी अपने रजिस्टर के एंड पेजेस में और ढूंढने की जरूरत ना पड़े, इसलिए लास्ट में लिखवाता हूं। मैं जिन लोगों ने पहले वो नहीं किया अटेंड, इसलिए सबके बेनिफिट के लिए यूज करता हूं, क्योंकि वो एग्जांपल बहुत यूज करूंगा आगे बहुत बार, तो इसे देखिएगा। दोस्त मान लीजिए आपके सेंटर में आपको पानी पिलाने के लिए एक वाटर डिस्पेंसर मशीन है, जहां से आपको बॉटल्स भर के पानी पिलाया जाता है। उस वाटर डिस्पेंसर मशीन के ऊपर एक पानी का जार लगता है, 20 लीटर का जार होता है। वो जार हम बाहर से खरीदते हैं, ठीक है, मान लीजिए ऐसा। मैं वो जार खरीदने बाहर गया, तो दुकानदार ने एक 20 लीटर पानी के जार के लिए मुझसे 200 रुपए मांग लिए। मैंने कहा यार पानी तो बहुत महंगा हो गया, इतना तो एक्वाफेना वगैरह का नहीं आता जितना तुम दे रहे हो। उसने कहा सर पानी 200 का नहीं है, पानी है सिर्फ 50 रुपए का, और 150 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट है खाली जार का। वो जो इतनी बड़ी आप बॉटल लेके जा रहे हो, वो बॉटल का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। आप कल को खाली जार वापस कर जाइएगा और अपना 150 रुपए ले जाइएगा। मेरी बात समझे दोस्तों? अब आपसे मेरा सवाल है, सोच के जवाब देना, पहले पूरी क्वेश्चन को सुनना। मेरी जेब से कैश कितना गया उस दुकानदार को? 200 रुपए। मेरा खर्चा कितना है? 50 रुपए। 150 रुपए खर्चा क्यों नहीं है? जो चीज आप पे करते हैं बाद में वापस आनी है, वो आपका खर्चा ही नहीं होता है दोस्तों, दैट्स नॉट एन एक्सपेंडिचर। वो आपके लिए एक एसेट है इन द नेचर ऑफ कि आपने एडवांस दिया हुआ है, डिपॉजिट रखवाया हुआ है, वो पैसा आपके पास वापस आना है। इसके लिए हम एंट्री क्या पास करते दोस्तों? द एंट्री वुड हैव बीन वाटर एक्सपेंस अकाउंटेबल, एक्सपेंस 50 रुपए, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंटेबल 150 रुपए, टू कैश अकाउंट 200 रुपए। क्या ऐसी एंट्री पास करते? अब आप बताइए वाटर का एक्सपेंस कहां जाएगा? पीएनएल में। ये है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिक्योरिटी डिपॉजिट कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। बट क्या बैलेंस शीट में आप इसे फिक्स एसेट दिखाओगे? इज दैट योर फिक्स एसेट? नहीं। अगर नहीं तो आप खुद कह रहे हो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं है। तो ये खर्चा ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये आपका खर्चा ही नहीं है। जो पैसा दिया बाद में वापस आना है, दैट्स नॉट योर एक्सपेंडिचर, दैट्स जस्ट एन एसेट इन द नेचर ऑफ डिपॉजिट एंड एडवांस। ये लोन्स एंड एडवांसेस में दिखाया जाता है दोस्तों। आपकी बात बिल्कुल सही है, बट यहां पर प्रिंसिपली ये खर्चा ही नहीं है। मटेरियलिटी कम्स लेटर ऑन, बट मटेरियलिटी से पहले मैं ये तो सोचूं बाय नेचर क्या है। क्या ये बाय नेचर खर्चा है? पैसा देना खर्चा नहीं होता दोस्तों। हमने अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या था? एक मिनट में आता हूं बेटा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या था, याद करके बताओ जरा। ओके, अक्रूवल का मतलब था दोस्तों, expenses and revenues and corresponding assets and liabilities are recorded on due basis, जब ट्रांजैक्शन होती है, ना कि तब जब पैसा आता है या पैसा जाता है। यही कहा था दोस्तों। और व्हेन इज द एक्सपेंस इंकर्ड? एक्सपेंस तब इंकर्ड होता है जब गुड्स ले लिए या सर्विस ले ली। आपने गुड्स कितने के लिए? गुड्स तो पानी है सिर्फ,
वो पानी कितने का लिया? और 150 रुपए तो आपने किसी के पास जमा कराए हैं कि भाई मैं तेरी चीज वापस करूंगा और 150 रुपए अपने ले लूंगा। तो वो 150 मेरा खर्चा नहीं हुआ दोस्तों, खर्चा मेरा सिर्फ 50 रुपए का हुआ। ये 150 रुपए हम बैलेंस शीट में लोन्स एंड एडवांसेस में दिखाते हैं। जब उसका बाय नेचर ही वो खर्चा नहीं है, वो बाय नेचर एक लोन्स एंड एडवांस है, दैट्स नीदर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए यहां से एक प्रिंसिपल ड्रॉ करते हैं दोस्तों, हर चीज जो आप पे करते हो वो आपके लिए रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होती है। एक और एग्जांपल लेता हूं, सिर्फ रिलेट कीजिएगा। मैंने बैंक से लोन लिया है दोस्तों, बैंक से लोन, उस लोन को वापस कर रहा हूं। लोन को वापस करने की एंट्री बोलिए। बैंक लोन टू बैंक, बैंक लोन टू बैंक, आपकी जेब से पैसा गया है, बट क्या आपका कोई खर्चा हुआ है या एक पुरानी लाइबिलिटी को चुकाया है? लाइबिलिटी को चुकाने का मतलब है पहले आपने पैसा लिया था उनसे, वही पैसा तो चुका रहे हो, तो खर्चा कहां हुआ? हाँ, जो एक्स्ट्रा पे करोगे, एक्स्ट्रा क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट आपका खर्चा है, दैट इंटरेस्ट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरी बात समझ आती है दोस्तों? बट लोन को रीपे करना, आपकी जेब से कैश जा रहा है बट वो खर्चा नहीं है। यू टुक द मनी, यू आर रीपेइंग इट बैक। वेयर इज योर एक्सपेंस? 100 लिया 100 दिया, बताओ मेरा क्या नुकसान हुआ? लेकिन जो 2 रुपए इंटरेस्ट एक्स्ट्रा दे रहा हूं वो मेरे लिए खर्चा है, दैट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पैसे से नहीं तोलिए कि पैसा दिया इसीलिए एक्सपेंस है, नहीं। जो पैसा आपने पहले दिया और बाद में वापस आना है वो खर्चा नहीं है हमारा, नीदर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए जो आपने वर्ड यूज किया था सिक्योरिटी डिपॉजिट, तभी मैंने कहा वर्ड बिल्कुल सही बोल रहे हो, बस रिलेट गलत कर रहे हो। अब पूछ ले बेटा अपनी क्वेरी। मीटर लगते हैं, राइट। ओके, बच्चे का सवाल एक प्रैक्टिकल लाइफ ओरिएंटेड बहुत वैलिड सवाल है। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं दोस्तों, प्रॉपर्टी के साथ बिजली का कनेक्शन होता है, पानी के कनेक्शन होते हैं। मान लीजिए बिजली कनेक्शन की बात करते हैं, बिजली का कनेक्शन जब लिया जाता है तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया जाता है। अगर मैंने कनेक्शन लिया है तो मैंने वो डिपॉजिट पे किया है, राइट। अब आप सोचिए, क्या वो डिपॉजिट कभी वापस लूंगा? वो डिपॉजिट सिर्फ एक ही टाइम पे वापस होगा जब आप कहें ये कनेक्शन नहीं चाहिए, या आप जब प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो आप सामने वाली पार्टी को बोलें 2 करोड़ का मकान तेरे को बेच रहा हूं, उसके 2 करोड़ दे और 10,000 रुपए मीटर के कनेक्शन के भी दे, जो कि नॉर्मली नहीं होता। नॉर्मली आप क्या करते हैं, 10,000 रुपए तो है, 5-10,000 रुपए, 2 करोड़ में प्रॉपर्टी बिक रही है, 50 लाख कमा रहा हूं, जान दे, तो नॉर्मली अलग से नहीं मांगे जाते। बट अगर आप सामने वाली पार्टी को ये बोलो भाई देख कनेक्शन अपने नाम पे करा ले और डिपॉजिट मुझे मेरा वापस कर दे, इफ दैट्स पॉसिबल देन दैट डिपॉजिट एसेट ही है आपके लिए, नॉट अ फिक्स्ड एसेट बट अ एडवांस। सर बिजली कंपनी का पड़ा हुआ आपका डिपॉजिट जो बाद में रिफंडेबल है। तो बाय नेचर दैट सिक्योरिटी डिपॉजिट इज इन द नेचर ऑफ लोन्स एंड एडवांस, वो बाद में रिफंड। सॉरी, नहीं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते बेटा, अकाउंटिंग की एक बड़ी लिमिटेशन थी दोस्तों, यहां पर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते थे। बच्चे का सवाल है सर पैसा मिलना है बाद में 10 साल बाद, 20 साल बाद, क्या मैं आज उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू रिकॉर्ड करूंगा? द आंसर इज नो। हम पूरा जो हमने आज दिया उसी वैल्यू को अपना एडवांस रिकॉर्ड करके चलते हैं। ठीक है बेटा, परफेक्ट। बढ़ाऊं आगे दोस्तों? ओके एवरीवन, चलिए बिफोर आई टेक इट फॉरवर्ड, इस जर्नी को, इस डिस्कशन को आज की यहीं पे छोड़ूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दिमाग में एक थोड़ी सी उथल पुथल मचा के जाना चाहता हूं, मतलब दिमाग में आप कुछ सोचें। आपने कुछ कॉन्सेप्ट सुना था शायद कभी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या ये नाम सुना हुआ है दोस्तों? एवरीवन, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई एग्जांपल देना चाहेगा क्या? और कोई एग्जांपल देना चाहोगे? एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एनीवन? हम सब ने अपनी लाइफ में एक एग्जांपल सुना होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, व्हिच इज एडवर्टाइजमेंट। और वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सेल्स प्रमोशन, वही एडवर्टाइजमेंट से लिंक्ड हो गए सारे। तो हमने एक मेजर कैंपेन लॉन्च किया, ऐसा ही कुछ, उसके बेनिफिट 5 साल तक मिलेंगे तो हम खर्चे को 5 साल तक डेफर करते हैं, ऐसा ही ना दोस्तों? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट आज भी है दोस्तों, आज भी है। बट जो एग्जाम्पल आप लोग यूज करते हैं, आप लोग नहीं, जो आपको सिखाया गया, वो एग्जाम्पल आज से 20 साल पहले ओवर रूल हो चुका है, मतलब चेंज हो चुका है। 20 साल पहले 2003 में ये चीज चेंज हो गई थी।
कुछ लीगल प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चेंज हुए थे, जिसके बाद ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल खत्म हो गया था, मैंने कहा ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। वो एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा आपने बोला, वो खर्चा अब हम डेफर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, ये बातें अगली क्लास में समझेंगे। नॉर्मली हमें जो स्कूल डेज में पढ़ाया जाता है दोस्तों, 100% करेक्ट होता है। स्कूल डेज में बहुत कम गलत चीजें पढ़ाई गई हैं, लेकिन दोस्तों स्कूल डेज में फिर भी 2-3% वाली कुछ चीजें मिलेंगी जहां पर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी। जहां जहां होगी वहां मैं फोकस करता चलूंगा, आपको हाईलाइट करता चलूंगा कि शायद आपने स्कूल डेज में कुछ और पढ़ा है, लेकिन वो शायद आउटडेटेड था। अब अकाउंटिंग कोई टीएस ग्रेवाल साहब की बात की बुक या कोई डीके गोयल की बुक नहीं कराएगी, कोई तुलसीदास साहब की बुक नहीं कराएगी। अकाउंटिंग कराने वाला एक ही इंस्टीट्यूट है, प्रीमियर बॉडी ऑफ अकाउंटिंग, वो है इंडिया में आईसीआई। तो आईसीआई का जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं, अकाउंटिंग उसके हिसाब से ही होती है दोस्तों। और उसके हिसाब से आज से 20 साल पहले ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जब मैं कहता हूं ऑलमोस्ट, मतलब देयर इज स्टिल सम पोर्शन लेफ्ट। तो क्या रहता है वो बातें और इसके बारे में चर्चा अगली क्लास में करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन, दैट्स इट फॉर द डे, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एवरीवन।